मैं आग्रह करूंगा महामहिम के कार्यालय से कि महामहिम के वीडियो को अनम्यूट किया जाए। आज का वेबिनार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। नमस्कार जी, नमस्ते नमस्ते। बस 2 मिनट में गवर्नर साहब बैठने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। हम लोगों के साथ आज इस वेबिनार में बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आईएमएस हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मित्तल साहब जुड़ चुके हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं डॉक्टर मित्तल। नमस्कार। नमस्कार। हम लोगों के साथ सनातन धर्म के प्रचारक प्रसारक, हम सबों के अभिभावक स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी जुड़ चुके हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। हम सबों का बड़ा पारिवारिक संबंध रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, भारत के लोकपाल रहे, बिहार के गौरव रहे, स्वर्गीय न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी जी की धर्मपत्नी श्रीमती अलका त्रिपाठी जी भी जुड़ी हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हम लोगों के बीच आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि हमारे अभिभावक, सिक्किम के महामहिम राज्यपाल परम आदरणीय गंगा प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं महामहिम गंगा प्रसाद जी का। उन्होंने अपने अत्यंत व्यस्ततम समय में हम लोगों के लिए समय निकाला। मैं धन्यवाद देता हूं युवा चेतना की तरफ से परम आदरणीय महामहिम गंगा प्रसाद जी को। हम लोगों के साथ एम्स भुवनेश्वर की डायरेक्टर, I will speak in English. The director of AIIMS Bhubaneswar, belonging to Pondicherry, Dr. Gitanjali Batmanabane ji has joined us in the webinar. I welcome you, madam, that you took some precious time of your busy schedule. हम लोगों के बीच नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संध्या सुमन जी भी जुड़ी हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं संध्या जी। आज मैंने पूर्व में भी बताया कि स्वामी जी के पिता स्वर्गीय ललन राय जी के स्मृति में हम लोगों ने वेबिनार रखा है। हम लोगों के बीच भारतीय सिनेमा जगत के प्रसिद्ध अभिनेता बड़े भाई आदरणीय आदित्य पंचोली साहब जुड़ चुके हैं। हम आदित्य जी आपका अभिनंदन करते हैं। नमस्कार आदित्य जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हैं, अनम्यूट करें। You are not audible. We are not hearing you. Can you hear me now? Yes, yes, we can hear you. नमस्कार जी, रोहित भाई कैसे हैं? आपका आशीर्वाद है। हम लोगों के बीच छत्तीसगढ़ बिलासपुर रायपुर से मनोज गोयल जी भी जुड़ चुके हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। मैं आग्रह करूंगा एनएमसीएच पटना की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संध्या सुमन जी से कि स्वर्गीय ललन राय जी के स्मृति में आयोजित कोविड एंड कोविड काउंटर मेजर्स विषयक वेबिनार में अपने विचार रखें। हर एक वक्ता को 5 से 6 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। हम आग्रह करेंगे डॉक्टर संध्या जी से कि वो अपनी बात रखें। संध्या जी, you are not audible. लगता है संध्या जी के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं आग्रह करूंगा रायपुर से अपने नौजवान साथी, वरिष्ठ उद्यमी, लगातार समाज में कुछ अच्छा और बेहतर करने का प्रयास कर रहे भाई मनोज गोयल जी से कि आप अपने विचार रखें। श्री मनोज गोयल, रायपुर, छत्तीसगढ़। महामहिम को मेरा बहुत बहुत प्रणाम।
प्रणाम और आज के आदरणीय सभी गेस्ट को बहुत नमस्कार। कोविड के इस समय में जो रोहित जी और स्वामी जी कर रहे हैं, बड़े बड़े वेबिनार आयोजित कर रहे हैं, इससे लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा हो रही है और ऐसा लगता है कि काफी लोगों को इससे फायदा भी मिला है। अभी जब हम आज लल्लन राय जी के स्मृति में कार्यक्रम कर रहे हैं तो बहुत बहुत उनको उनकी शांति मिले, उनकी आत्मा को भी शांति मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। काउंटर मेजर्स की हम कोविड पे करते हैं, कोविड के लिए जब हम काउंटर मेजर्स की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको वैक्सीनेट आवश्यक है। हमारे देश में करीब 137-38 करोड़ लोग हैं, सभी वैक्सीनेट हो जाएं, जैसा कि भारत सरकार और सभी राज्य सरकारें प्रयासरत हैं। ऐसा लगता है कि इस साल के दिसंबर तक सभी लोगों को वैक्सीन मिल जाएगी और सभी हमारे देश के नागरिक जो कि एडल्ट्स हैं वो इसमें सब वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। और जो आजकल जो नया म्यूटेंट आया है, ये बच्चों में बहुत तकलीफ का एक नई तकलीफ लेकर आया है, तो इससे बचने के लिए हमें अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मास्क तो जरूरी है, सभी कह रहे हैं। मेरा कहना ये है कि जो आज की डेट में हमको इम्यूनिटी बढ़ानी है बच्चों की, तो उसके लिए जो हम घर पर जो हमारे हल्दी है, तुलसी पत्र है, जो भी हमारे घर की होम रेमेडी है, इससे हम बच्चों की इम्यूनिटी बढ़िया बनाए रखें। और देश में सभी लोग आज जो हजारों सालों से हमारी जो आयुर्वेदिक परंपरा है उसका अनुसरण करें और सभी काढ़ा रोज लें, आवश्यक रूप से रोज भाप लें और डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, तो इससे बहुत कुछ फायदा होगा। हमारा जो वर्किंग स्टाइल है, जो हमारा काम करने का तरीका है, यदि हम उसको बदलें, हम काम करके घर पर जाएं और घर पर अपना आराम करें, और ज्यादा जो हमें सिखाया जाता था कि काम करो और काम करके घर पर रहो, जो हमारे बड़ों ने जो हमारे पिता हैं, जो हमारी माता जी हैं, जो उस समय पे जो लोगों ने स्ट्रगल टाइम पे जो वर्किंग स्टाइल था उनका, कि भाई अपना काम करके घर पर आ गए, घूमने फिरने के लिए समय भी नहीं होता था, तो ऐसा वर्किंग स्टाइल हम यदि अपनाएंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा, हम भी मजबूत होंगे और हमारी हार्ड वर्किंग एक आदत बनेगी। तो मुझे लगता है कि काउंटर मेजर्स यही होने चाहिए कि हमको अपनी वर्किंग स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, और लगातार हम अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखेंगे और ज्यादा लोगों से घुलेंगे मिलेंगे नहीं, ज्यादा उत्सवों में नहीं जाएंगे, ज्यादा मॉल में भ्रमण नहीं करेंगे। जो आवश्यक है, जब आवश्यक है तभी हम यात्रा करेंगे। तब मुझे ऐसा लगता है कि देश में, हमारे देश में ये जो बार बार ये नई नई जो चक्र आ रहे हैं, इन चक्रों का आना बंद हो जाएगा और कहीं ना कहीं हमको इसमें सफलता मिलेगी कि हम कोविड से पार पा सकें। हमारे भी बहुत परिजन, जो हमारे जानकार, हमारे रिश्तेदार, बहुत लोग भी कोविड से चले गए हैं, सबकी आत्मा को शांति मिले और लल्लन राय जी की आत्मा को बहुत बहुत शांति मिले, इसके लिए बस मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ। और सभी अपना ध्यान रखें और कोविड से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी बनाए रखें, यही मेरा सुझाव है। धन्यवाद, नमस्कार। जी, मैंने अपनी बात पूरी कर ली है। धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद। हम लोगों के बीच भारत के हिमाचल प्रदेश के रहने वाले और अंग्रेजी के मूर्धन्य विद्वान, भगवती के नैहर मैका में बसने वाले हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रोशन लाल शर्मा जुड़ चुके हैं। मैं आग्रह करूंगा रोशन लाल शर्मा जी से भी कि वो अपने वीडियो को अनम्यूट करें। स्वागत है वाइस चांसलर हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका।
मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि देश के तमाम महत्वपूर्ण वक्ता उपस्थित है, परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल मौजूद हैं, उनको 12:40 के बाद एक सरकारी कार्यक्रम में सिक्किम में भाग लेना है। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर संध्या सुमन जी से, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है एनएमसीएच में, कि वो अपनी बात को 5 मिनट में रखें। आदरणीय डॉक्टर संध्या सुमन जी। नमस्कार सभी को, और माननीय ललन राय सर जी को मेरी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। उनके आत्मा को शांति मिले और हम लोग उनके बनाए हुए राह पे आगे अच्छे काम के साथ बढ़ते रहें। उसके बाद मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि कोरोना अभी जो चल रहा है, इसमें हम लोगों का बहुत ज्यादा मेजर रोल है, क्योंकि वैक्सीन आ चुका है लेकिन वैक्सीन लेने वाले लोग नहीं आ रहे हैं, तो हम लोगों को उनको अवेयर करना है कि वैक्सीन से आप बचिएगा और भीड़ भाड़ में नहीं जाइए। इस तरह से हम लोग घर में भी अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, अनचाहे बाहर नहीं जाएंगे और बाकी लोगों की स्वास्थ्य की भी हम लोग ख्याल रखेंगे। साथ साथ और भी इसके साथ साथ जो भी बीमारियां होगी उससे भी बचाव करेंगे, और वो लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए घर में खाएंगे, जैसे आप तुलसी का काढ़ा और गिलोई ये सब भी लेते रहेंगे। और कम्युनिटी में जाकर के लोगों को, लोअर तबके के लोगों को, सब लोगों को अपने से मिल करके ये समझाना है कि वैक्सीन लेना है, वैक्सीन से आपकी जान बचेगी, आपकी जान जाएगी नहीं। जो इन अफवाहों को फैला दिए, उन अफवाहों से उन्हें बचाना है और बचा करके हम लोगों को मृत्यु दर को कम करना है। और इस तरह से हम एक आदमी को नहीं, एक परिवार को बचाएंगे, और एक परिवार भी अगर हम बचाते हैं तो हम चिकित्सक होने का, हम अपना बहुत बड़ा अपने आप को ये समझेंगे कि हम चिकित्सक होकर के समाज में कुछ काम के लायक रहे। इतना ही मैं करना चाहती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर संध्या जी, आपने 5 मिनट से भी कम समय लिया। हम लोगों के बीच भारत के न्यूरोलॉजी के सबसे बड़े चिकित्सक, एम्स दिल्ली में जिन्होंने लंबे समय तक सेवा दिया, वर्तमान में झारखंड की राजधानी रांची स्थित रिम्स के निदेशक हैं, डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। मैं कामेश्वर जी का भी अभिनंदन करता हूं और आग्रह करूंगा कि वो अपने वीडियो को अनम्यूट करें। आदरणीय कामेश्वर प्रसाद जी, स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आग्रह करूंगा अपने बड़े भाई, भारतीय फिल्म जगत का बड़ा ही चर्चित नाम, बचपन से जिनकी फिल्मों को देखकर हम लोग बड़े हुए, आपकी फिल्म आतिश आज भी मेरे दिमाग पर है। नवाब का वो रोल जो आपने अदा किया था, उसको भारत में कोई भूल नहीं पाता है। मैं आमंत्रित करता हूं प्रसिद्ध फिल्मकार, राजस्थान की मिट्टी से जुड़े एक बेहद संजीदा इंसान श्री आदित्य पंचोली जी को, कि वो स्वर्गीय ललन राय जी के स्मृति में आयोजित कोरोना एंड कोविड काउंटर मेजर्स विषयक वेबिनार को संबोधित करें। आदरणीय बड़े भाई आदित्य पंचोली जी। नमस्कार सभी आदरणीय गेस्ट को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और रोहित सिंह जी मेरे छोटे भाई हैं और बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भगवान करे इनको और ऊर्जा मिले, इसी तरह आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। और स्वामी जी, स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ, और उनके पिता श्री ललन राय जी की आत्मा को ईश्वर शांति दे और परिवार वालों को बहुत शक्ति दे। आप सबको फिर से मेरा नमस्कार। ये जो दौर चल रहा है हमारे देश में और पूरी दुनिया में, ये जो कोरोना की स्थिति चल रही है, इससे हमें बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। और हमेशा, ये तो सभी जानते हैं कि मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, और दिन में 4-5 बार गर्म पानी पीना चाहिए, काढ़ा पीना चाहिए, जो हमारे देश का कल्चर है। पता नहीं कितने हजारों सालों से लोग घर का काढ़ा पीकर ही अपने आप को तंदुरुस्त रखते हैं। तो मेरी यही लोगों से विनती है कि अगर अवश्य काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले, और जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम करें, और सोशल गैदरिंग ना करें, जहां से
ये साइकिल फैलता है कोरोना का, और जितना नियमों का पालन करेंगे उतना ही सबका भला है। और लोगों को वैक्सीनेशन लेना चाहिए। ये लोगों के दिमाग में ये भ्रम है या ये सोच है कि वैक्सीनेशन से तबीयत खराब हो जाती है। नहीं, हमने सबने लिया, मेरे पूरी परिवार ने लिया है। एक दिन के लिए हल्का फुल्का बुखार आता है, बदन दर्द होता है, फिर वो तो नॉर्मल है, वो तो फिर ठीक हो जाता है नेक्स्ट डे। और सभी से ये गुजारिश है कि एक दूसरे की मदद करें। इस वक्त हमारे देश में लोगों को मदद की बहुत जरूरत है, क्योंकि 1.5-2 साल हो गए हैं और कामकाज सब बंद है। लोगों का फैमिली को संभालने का और इनकम का जरिया बंद हो चुका है। तो हर एक इंसान अगर एक इंसान की मदद करेगा तो ये जाकर ये साइकिल, मदद करने वाली साइकिल बहुत बड़ी साइकिल बन जाएगी और बहुत बड़ी चेन बनेगी। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है और यही दरख्वास्त है कि एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के काम आए। ये मिलजुल कर इस जंग को लड़ने की आवश्यकता है। और मेरी उम्मीद है कि हमारा देश हमेशा साथ रहेगा, एक दूसरे के साथ रहेगा, और इस बड़ी पेंडेमिक से हम जल्दी से जल्दी जीत पाएंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय आदित्य पंचोली साहब, आपने बहुत सूक्ष्मता के साथ कोविड से लड़ने के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। नाउ आई विल रिक्वेस्ट, थैंक यू आदित्य जी। नाउ आई विल रिक्वेस्ट द डायरेक्टर ऑफ एम्स भुवनेश्वर, who belongs to Pondicherry. She is an eminent and competent doctor also. Except that, she is a very well human being. I request Dr. Gitanjali ji, Director AIIMS Bhubaneswar, to address the webinar. Please, Dr. Gitanjali. Good afternoon, and thank you for inviting me here amongst all the well-known people who are here. And it gives me an opportunity to share with you some of the work which we have been doing at AIIMS Bhubaneswar. Since the start of the pandemic, we have been in the forefront of trying to handle both the COVID cases as well as the non-COVID cases. So as an institution, the challenge was to balance both. We didn't have the luxury of only focusing on COVID cases because we knew that there were a lot of people who were coming in for the non-COVID care, like for example, trauma or neurotrauma or strokes or maybe myocardial infarction. So we needed to look at both issues. So that was the main challenge, both in the first phase as well as the second phase, where we had to keep both options open for patients walking in. Yes, in our institution now in Odisha, we can see in the last 2 weeks, there has been a downward trend. So the number of cases have come down, and therefore the kind of panic situation which was prevailing 2 weeks ago is no longer there. But we are still seeing the number of deaths have not really come down. And we see in this second wave, so-called second wave, where we are seeing more number of patients who are in the 30 to 60 age group. So fairly younger people are being seen. That is number one. Number two, who are going into the ICUs. We are also seeing clusters. So the entire family is being affected. They are coming into the hospital. This was not there in the second wave. So these are some of the differences which we are seeing. Besides seeing patients who are coming in after, the 10 to 14 days of the initial phase, people are continuing to come into the hospital. Probably this is what we are describing as the long COVID cases. But one of the issues which we need to see going forward is the fact that we have a vaccine. So our major aim is to focus on vaccination. At AIIMS Bhubaneswar, we have vaccinated more than 35,000 patients already. And we do vaccinations even on holidays, Sundays, and all the days. So the vaccination center is open. I think probably the one message which I would like the youth of today to take forward is to make sure
that you get yourselves vaccinated and get anyone else whom you can to try to promote them getting vaccinated as well. This is the major thing which we should focus on now in trying to get the entire population or as many people as possible to get them vaccinated as early as possible. So that would be the first message which I would like to go around. The second, of course, is more difficult because it is a question of bringing in a kind of lifestyle change where you say that if you're going out of your room, please wear a mask. Make sure that there is social distancing. Don't, shake hands, say namaste. Keep yourself at a good distance. Wash your hands as frequently as possible and all that. It's easier said than done because the moment we think of coming back to normal, it is a question of we are of course social animals, so we like to hug each other, touch, and through that we feel that we have to show our affection for each other. So this is a tricky situation where we need to make sure that in order to move forward, we have to bring in a kind of lifestyle behavioral change where we have to be happy speaking on the phone, talking at a distance, not going out and seeing people, and making sure at the same time that we are able to be mentally alert as well as happy and satisfied with whatever we are doing. So this is a more difficult thing, but I think the vaccination part is more easier. And it's good that we are meeting different people like this, eminent people as well as others. And this would be my take home message. Vaccinate as well as bring in a kind of a lifestyle change where we need to wear masks all the time, keep ourselves socially distanced, keep washing our hands, and making sure that we connect with as many people as possible. So thank you very much for giving me an opportunity to speak, and I wish you all the very best. Thank you, Dr. Gitanjali, for joining us and for speaking. महामहिम राज्यपाल हम लोगों के परिवार के अभिभावक हैं और अभिभावक से जिद किया जा सकता है। हम ज्यादा जिद नहीं करेंगे। महामहिम घड़ी की ओर देख रहे हैं, मैं दूर से समझ रहा हूं। मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए महामहिम के पूर्वी उत्तर प्रदेश और भारत के अत्यंत प्रतिष्ठित, बल्कि विश्व के अत्यंत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय BHU के अंतर्गत आने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जहां मेडिकल की पढ़ाई होती है, IMS BHU, उसके निदेशक डायरेक्टर डॉक्टर मित्तल से आग्रह करूंगा, जो SGPGI चंडीगढ़ से हाल ही में बनारस IMS आए हैं और यहाँ के डायरेक्टर हुए डॉक्टर साहब हैं, और बाद में आदरणीय उन्हें एक सरकारी कार्यक्रम में जा डॉक्टर विनोद तिवारी भी हमसे जुड़ चुके हैं। बिलास डॉक्टर BR मित्तल साहब, प्लीज स्पीक। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय लल्लन राय जी को अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। माननीय महामहिम गंगा प्रसाद जी, स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी व अन्य और पार्टिसिपेंट्स इस प्रोग्राम के वेबिनार में, और रोहित कुमार सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे वेबिनार जो आम जनता के लिए आप बार बार करे जा रहे हैं, आप युवा चेतना के नेशनल कन्वीनर हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई। ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सभी लोग बार बार एक ही चीज बोलेंगे, वही रिपीट होएगा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिपीट अगेन एंड अगेन, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द कोरोना एंड मेजर्स और टू अवॉइड दिस। जैसे कि मेडिसिन में हम आज की डेट में बात करते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, सब कुछ एविडेंस पे चलता है, लेकिन जब कोरोना आया, फर्स्ट वेव कोरोना की आई, उस समय इसके बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। हिट एंड ट्राई से ट्रीटमेंट शुरू हुआ, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई दिसंबर 2019 में, इसलिए इसको कोविड-19 कहा जाता है। वुहान में इसको पहचाना गया। इंडिया में मार्च 2020 में ये आया
और उसी डेट को WHO ने इसको महामारी घोषित कर दिया। हमने बहुत अच्छी तरह से फर्स्ट वेव को संभाला, लेकिन जैसे डॉक्टर गीतांजलि जी ने बताया कि हम सोशल एनिमल्स हैं, हम भूल जाते हैं क्या करना है। तो जैसे ही हमारी वेव पीक डाउन हुई, हम अगेन मिलना जुलना शुरू कर दिया, फंक्शन करने शुरू कर दिए, और सेकेंड वेव को भूल गए कि कभी आ सकती है। और इस तरह से सेकेंड वेव आई, हम बैठे के बैठे रह गए। मेडिकल फैसिलिटीज उतनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ था, और सेकेंड वेव में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और इसके साथ साथ फैसिलिटीज भी उतनी नहीं थी, बट स्टिल उसको हमने सर्वाइव किया। बहुत अच्छे ढंग से पेशेंट को देखा, ट्रीट किया। डॉक्टर्स ने, पैरामेडिक्स ने, नर्सेज, स्टाफ सब ने अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट किया, और आज ये स्थिति डॉक्टर साहब आपका नेटवर्क वीक हो रहा है लगता है। डॉक्टर साहब, हेलो, क्या सुनाई दे रहा है? जी जी, अब दे रहा है डॉक्टर साहब। हाँ, जैसा मैं बता रहा, थर्ड वेव की प्रेडिक्शन है, लेकिन वो प्रेडिक्शन ही है सिर्फ। हम नहीं कह सकते कि आएगी कि नहीं आएगी। प्रेडिक्शन है, मैथमेटिकल मॉडलिंग है, और पुरानी वेव्स को देखकर, बाकी वर्ल्ड ओवर का सिनेरियो देखकर लगता है कि आएगी। और जैसे कि प्रेडिक्ट किया जा रहा है, नवंबर दिसंबर में चांसेस हैं, लेकिन इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। ये किन में हो सकती है? वो लोग जो अभी तक एक्सपोज नहीं हुए फर्स्ट और सेकंड वेव में, या जो वैक्सीन के लिए डरते हैं, या वैक्सीन नहीं करवा पाए, तो इसलिए वैक्सीनेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका कारण हो सकता है, जैसे कि सेकंड वेव में होया, ये वायरस म्यूटेशंस एंड वेरिएंट्स, जैसे जैसे म्यूटेशन होती है वायरस की, हम नहीं जानते कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल होगा और वीक होगा। ये म्यूटेशंस को हम पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये और ज़्यादा विरुलेंट हो सकता है या कम हो सकता है। हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना है और अपने आप को समझना है। डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएंगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये वेव इसी तरह फर्स्ट और सेकंड वेव की तरह स्ट्रॉन्ग होगी। Infrastructure development, medical also we have to increase that, and advanced identification of mutants by genomic sequences जो हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं उसको भी देखना होगा। लेकिन वैक्सीनेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हम जानते हैं कि इस समय इंडिया में कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन है, तो कुछ लोग ये देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि कौन सी लगवाएं कौन सी ना लगवाएं। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी मिलती है बोथ आर गुड। इवन अभी स्पुतनिक 5 भी आ गई है, जो अवेलेबल हो जाएगी बहुत जगह पे, कुछ जगह पे ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है। तो जैसे कि आज की डेट में अप टू दिस टिल यस्टरडे अप्रोक्सीमेटली 176 मिलियन केसेस, कंफर्म्ड केसेस ऑफ कोविड-19 वर्ल्ड ओवर मिल चुके हैं, जिसमें से अबाउट 3.8 मिलियन की डेथ हो चुकी है। तो इस फिगर्स को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। और वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें के मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन डिस्टेंसिंग, बिकॉज पहले जब शुरू में बोला जाता था कि ये सरफेस कंटेमिनेशन है, फोमाइट्स हैं, अभी जो आ गया है कि ये एयर कंटेमिनेशन बाय द ड्रॉपलेट्स एज वेल एज पार्टिकल्स, उससे होता है। सो जितना हम क्लोज डिस्टेंस में होंगे उतना ज़्यादा चांस है कि इन्फेक्शन हो सकती है। तो विद ऑल दिस हमारा ये भी है कि हम आगे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं गवर्नमेंट की तरफ से भी, और ताकि हम जैसे कि प्रेडिक्शन हम कहते हैं साइक्लोन वगैरह, उसके लिए डिसास्टर मैनेजमेंट हम पहले से ही सोच लेते हैं, क्योंकि साइक्लोन का हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इसका फर्स्ट वेव के लिए प्रेडिक्शन नहीं था, बट आगे की प्रेडिक्शन है। पेडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए भी, जो अनवैक्सीनेटेड हैं, जो फर्स्ट एंड सेकंड वेव में नहीं हुए, उनके लिए ज़्यादा चांसेस हैं।
तो सभी को मैं यही बोलूँगा कि अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे वेल, वैक्सीन करवाइए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन करिए। With these words, I once again thank and congratulate Shri Rohit Kumar ji for organizing such good webinars. Thank you very much. धन्यवाद डॉक्टर मित्तल जी, आपने अपना कीमती समय दिया। यह वेबिनार आगे रहेगा। डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद जी, डॉक्टर रोशन लाल शर्मा जी, डॉक्टर रूपाली बसु जी, डॉक्टर विनोद तिवारी जी, के.एस. विजेंद्र जी, सब लोग अपने अपने बातों को रखेंगे। चूंकि एक सरकारी कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल को भाग लेना है, मैं अनुरोध करूंगा स्वर्गीय ललन राय जी की स्मृति में आयोजित कोविड एंड कोरोना काउंटर मेजर्स वेबिनार को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करने के लिए अपने अभिभावक और सिक्किम के महामहिम राज्यपाल आदरणीय गंगा प्रसाद जी को कि वो अपने विचार व्यक्त करें। अपने की आवाज ना आवी थी। आवाज मिल रहा है अब? जी 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 मिला। हाँ, तो रोहित जी, मैं आपको बहुत बधाई दे रहा हूँ, आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन आप करते रहते हैं, बहुत ही प्रसन्नता की बात है और आम जनता के हित के लिए है। आज स्वर्गीय ललन राय जी की स्मृति में यह जो है वेबिनार, इसका आयोजन किया गया है। मैं सर्वप्रथम उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। इस वर्ष उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। और आज इस अवसर पर स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी, जो अपने पिताजी के पुण्य तिथि के अवसर पर इस प्रकार का आयोजन किए, इसके पहले भी कई प्रकार का आप कार्यक्रम करते रहते हैं। सचमुच में आज इसकी आवश्यकता है आम जनता को हर बातों से जागरूक करना, सचेत करना और सुरक्षित रखना, इसके लिए आवश्यक है। और चूंकि यह तो महामारी आज पूरा विश्व त्रस्त है, पूरा विश्व जो आज से त्रस्त है और लाखों लाख लोग जो एक दूसरे के निकट सब कुछ आज दुनिया से चले गए हैं। तो इसलिए हम लोगों को सचेत होने की आवश्यकता है। आज देखिए कई चीजें आज सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गाइडलाइन बताया जाता है। प्रतिदिन टीवी में देखते हैं, टीवी में इसके विशेषज्ञ लोग, डॉक्टर लोग आते हैं, कई प्रकार के सुझाव देते हैं, कई लोग का प्रश्न होता है, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं और हमेशा बताते हैं कैसे हमें बच के रहना है। तो मैं यह भी आग्रह करूंगा आम जनता से कि आप सभी लोग जो टीवी में जो डॉक्टर लोग बता रहे हैं उसका हूबहू आप पालन करें, उसे देखें और उसके अनुसार आप कार्य करें। देखिए पहला फेज जो हुआ उसमें तो इतना प्रभाविक नहीं था, इतने लोगों की जान नहीं गया, मगर दूसरा फेज जो आया बड़ा भयानक हुआ और बहुत कम समय में वो प्रभावी हुआ और बहुत कम समय में मृत्यु को ग्रास किया लोगों को। अब देखिए चल रही है, तीसरा फेज की बात चल रही है कि बच्चों का सावधान रहना, इसलिए आवश्यकता है कि अभी से ही हम सचेत हो जाएं। आज देखिए कई जगह देखें देहातों में अभी भी कई महिलाएं, कई लोग इस वैक्सीनेशन का विरोध कर रहे हैं, कई लोग कई प्रकार की बातें कर रहे हैं, तरह तरह की बातें का माने प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज देखिए सरकार के द्वारा और खास करके यह जो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है तो यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसे सबको चाहिए। आज देखिए आज है अमेरिका में बहुत कुछ इसने इस पर अपना एक मतलब कि इससे सुरक्षित अपने आप को कर लिया है। अब क्योंकि वहां पर लगभग काफी मात्रा में लोग वैक्सीनेशन ले चुके हैं, यहाँ भी आग्रह करते हैं कि उससे कहीं भी परहेज न करें, जरूर उसका पालन करें। साथ ही साथ अब देखिए इधर चाय जो है, चाय और कॉफी ये तो बहुत हाल फिलहाल का चलन है। बहुत पहले लोग देहातों में, गांव में तुलसी के पौधा, तो तुलसी के पत्ता, कई प्रकार का जड़ी बूटी, उन सब का प्रयोग करते थे, सवेर में उसका लोग पालन करते थे। आज फिर उसमें जो जा रहे हैं, आज जो है पूरा संसार आयुर्वेद की ओर आज जा रहा है।
क्योंकि आयुर्वेद के अंदर प्यूरिटी है, आयुर्वेद के अंदर यह है जड़ से समाप्त करने का। इसलिए इन सब जो बातों को है इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। अब मास्क का सभी लोग चर्चा करते हैं, देखा गया कई लोग मास्क तो रखे हुए पॉकेट में रखे हुए हैं, लेकिन अब उसका उस समय अपने आप लगाए हुए नहीं है। अब उनको क्योंकि ये लगता है यह जो कोरोना बीमारी हमारे पास नहीं आएगा, इस गलतफहमी में न रहना चाहिए। ये तो पता नहीं चला इस समय अरबपति लोग नीचे से गरीब लोग माने चले गए, पैसा ने कोई काम नहीं किया, रुपया पैसा धरा के धरा रह गया और व्यक्ति संसार से चला गया। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हमेशा इस बात को कार्य कर ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए कि हमारा यूनिटी अब कैसे बढ़े, कैसे मजबूत हो। इसके लिए कई प्रकार का जो कहा ना कि काढ़ा का, अब उसका हमेशा उसका प्रयोग करें, लोग इस तरह करें। अब दूसरा है आपस में अब जो हैंड शेक जो था, खैर अब तो लगता है कि वो समाप्त सा हो गया। और जो हमारे यहाँ प्राचीन चलन था नमस्ते, हमेशा एक दूसरे को नमस्ते क्या करते थे, आज सभी लोग इसको अपना रहे हैं। उन सब देशों में विदेशों में भी ऐसे अपनाया जा रहा है। योग, अब योग के अंदर कितनी बड़ी ताकत है, प्राणायाम के अंदर कितनी बड़ी ताकत है, इसके आज इसका लोग अनुभव कर रहे हैं। आज सब जगह देखिए योग का चलन हो गया, योग लोग आज कर रहे हैं। आज इसकी आवश्यकता है कि सभी लोग कुछ समय निकाल करके निश्चित रूप से योग किया करें, प्राणायाम किया करें। और प्राणायाम कर करके जब करते रहेंगे उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और साथ ही साथ कई चीजें उसका मैंने आपके अंदर लाभ पहुंचाएगा। इसे कहा ना कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सबों को इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। और आज जो दूरदर्शन पर जो आ रहा है उसका भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जो गाइडलाइन जो बताया जाता है उसका ईमानदारी के साथ पालन करना चाहिए। और हर व्यक्ति जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो अन्य लोगों को सचेत करें, उन्हें समझाने का प्रयास करें। जो लोग मास्क न लगाया है और बाजार में घूम रहा है उसे वहीं पर रोकें, उसको ही समझाएं। क्योंकि देखिए बहुत लोगों को नासमझी के कारण बहुत लोग इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं कि यह हमारे पास भी आएगा। और इसी का परिणाम है जो इतनी तेजी से फैला है। लोगों ने जहां अब लॉकडाउन समाप्त हुआ, अब समाप्त होने के बाद लोगों ने समझ लिया कि अब जो है यह महामारी अब तो मैंने कम हो गया, समाप्त हो गया। अब इसलिए लापरवाही बरतने लगे और जिसका परिणाम हुआ कि वो अभी कितनी तेजी से यह महामारी फैला है और कितने लोग इसके शिकार हुए हैं। तो इस प्रकार कहा कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सभी लोग इस चीज को अपने आप में अपनाएं और हमेशा आज प्रयास करें कि साहब किसी प्रकार हम सचेत रहें, कैसे मैं स्वयं सुरक्षित रहूं और दूसरे को सुरक्षित रख सकूं। कई आज परिवार लोग कई जगह समाप्त हो गए हैं। इसलिए यह जो कार्यक्रम रोहित जी जो आयोजन किए हैं युवा चेतना के द्वारा, तो सचमुच में यह एक चेतना और युवा के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। देखिए भारत तो कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है, तो युवा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। स्वयं सचेत रहें, दूसरों को सचेत करें और साथ ही साथ मार्गदर्शन देते रहें बड़े बुजुर्गों से। जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो रास्ता दिखलाया है उसे आज अपनाने की आवश्यकता है और आयुर्वेद की ओर आज बढ़ने की आवश्यकता है। जो कहा ना कि आज सारा संसार आयुर्वेद पर विश्वास कर रहा है। आज इसलिए मैं इस सेमिनार की तो प्रशंसा करता ही हूँ और साथ ही साथ आम जनता से कहता हूँ इस महामारी से सचेत रहने की आवश्यकता है। बंधुओं, आपने देखा कैसे कैसे लोग गुजर गए, एक से एक उद्योगपति भी गुजर गए, एक से एक वैज्ञानिक गुजर गए, एक से एक बुद्धिजीवी वर्ग गुजर गए, एक से एक नेता गुजर गए। अब का यूपी के अंदर 3-3 मंत्री गुजर गए। तो यह बहुत ही भयंकर महामारी है और अभी भी इससे सचेत रहने की आवश्यकता है। अब ये मानकर नहीं चले कि यह बीमारी समाप्त हो रहा है। ये 2 वर्षों से सभी लोग इससे त्रस्त हैं, परेशान हैं और इतना होने के बावजूद भी यदि हम सचेत न रहते हैं, इतना होने के बाद भी यदि हम इन चीजों को जो गाइडलाइन है स्वास्थ्य विभाग का उसका हम पालन नहीं करते हैं
तो सच में इससे बढ़कर के दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकता है कि इस प्रकार अंधविश्वास में जो फैले हुए हैं, अंधविश्वास से चल रहे हैं, उस पर नहीं चलते हुए और वर्तमान समय में जो चल रहा है इसको अपनाएं। प्राचीन समय में हर घर में होम होता था, जड़ी बूटी के द्वारा जो हवन होता था, उस हवन से काफी अच्छा ये सुगंधित वातावरण बनता था और प्रदूषण समाप्त होता था। यह घर में चलन था कि हर व्यक्ति हवन करने के बाद ही भोजन जलपान करते थे। आज भी इसकी आवश्यकता है, हो सके हर व्यक्ति इस प्रकार का हवन करें और हवन करके उसमें सुगंधित जो जड़ी बूटी है उसको डालें। इसलिए इसमें काम करते हुए, और आज है कि आज आयुर्वेद, एलोपैथ दोनों मिल करके और ऐसी योजना बना करके काम करें। अभी देखा ना, अभी काफी थोड़ा एक दूसरे में टीका टिप्पणी हुआ, तो ये गलत है। आज टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है, आज मिल करके एक दूसरे को सहयोग करते हुए और मिल करके ऐसा कार्य करना है जिससे यह जो है महामारी समाप्त हो। इस महामारी से हम सुरक्षित रहें और आने वाला जो भविष्य है वो भारत का हो। भारत के अंदर यह शक्ति है, भारत ये प्रेरणा दे सकती है। भारत ही है जो योग, प्राणायाम इन सब बातों को चर्चा करता है, हवन यज्ञ का बात करता है। आज आवश्यकता है कि भारत फिर से संसार का गुरु बनेगा। इसके लिए बंधु मैं सबसे आग्रह करता हूं, सभी लोग मिलजुल कर किस प्रकार का काम करें ताकि भारत कोरोना मुक्त हो ही और साथ ही साथ भारत संसार का नेतृत्व करे। इसके लिए आवश्यकता है कि हम लोग इस प्रकार की हर विधि को अपनाएं और उसकी प्रचार प्रसार करें। यह जो है हमारी प्राचीन देन है, हमारे पूर्वजों की देन है। हमारे वेद और शास्त्रों में कई आयुर्वेद की विशेषताएं बतलाई गई है, तो इसलिए चीज के उसको हम पालन करें, ये चीज बतलाएं और निश्चित रूप से पूरा संसार वेद की ओर झुकेगा, पूरा संसार इसे मानेगा। इस सचमुच में वेद के अंदर जो बातें रखी गई है वो सचमुच में सत्य है। इसलिए आप सभी लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। तो मैं इस अवसर पर आप सभी इसमें भाग लेने वाले सभी बंधुओं को, सभी लोगों को इसके लिए मैं बधाई और शुभकामना देता हूं और मैं सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस प्रकार का जो आयोजन होता रहे उसमें भाग लें और आम जनता को अपने सुझावों से अवगत कराएं ताकि आम जनता भी इससे लाभान्वित हो। और मैं पुनः भाई रोहित जी को बधाई देता हूं, इनके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार ये काम कर रहे हैं, नौजवानों को जगा रहे हैं, नौजवानों के बीच में कार्य करते हुए और आम जनता को उससे लाभान्वित कर रहे हैं, इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं पुनः आपको बधाई देता हूं और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय भारत। धन्यवाद महामहिम आपके आशीर्वाद के लिए और अपने अत्यंत व्यस्तम समय से समय निकालने के लिए। लोगों से श्री करपात्री धाम बनारस के पीठाधीश्वर स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी भी जुड़ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के प्रतिष्ठित वुडलैंड्स हॉस्पिटल की सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रूपाली बसु जी भी जुड़ चुकी हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। के साथ गंगोह और मेरठ स्थित शोभित यूनिवर्सिटी जो भारत का प्राइवेट प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, उसके कुलाधिपति बड़े भाई के.एस. विजेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। और महामहिम के बोलने मात्र से हम लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, कार्यक्रम चलता रहेगा। डॉक्टर रोशन लाल शर्मा जी, डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद जी, ये हमारे महत्वपूर्ण अतिथि हैं, इन लोगों को बोलना है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वुडलैंड हॉस्पिटल कलकत्ता की सीईओ और एमडी डॉक्टर रूपाली बसु से मैं आग्रह करूंगा वो अपने विचार इस वेबिनार के माध्यम से भारत की जनता तक पहुंचाएं। आदरणीय डॉक्टर रूपाली बसु जी। चलिए, बहुत बहुत बधाई। नमस्ते। Thank you very much for having me. We just listened to Sri Ganga Prasad ji from Sikkim, and I can see on the screen lots of eminent speakers and guests. Rohit ji. So मैं तो हिंदी अच्छा से बोल नहीं सकती हूँ, so I will kind of try to. आपने इंग्लिश से कथा करते पाच्छिन. So I will kind of try to do it in English and Hindi mix maybe, I don't know. But Bangla is also allowed.
Yeah, the first thing is जय बंगाल। very important is extremely vital in understanding COVID is that it is a disease of today, and it is not going to be away from us, from our lives. हमारे जीवन से ये जुड़ गए हैं और रहेंगे. So ये 10,000 रोग हमारे पास है. There is ICD coding. We have codified diseases, and of which this disease is the latest codified disease. So we must understand that this is a disease, and it is not some, not something which is unscientific. This is a scientific way of handling a disease, and that is what I think the Vigyan part हम लोग को सबको समझना है. We are all okay for, I have just heard certain things about, I have just heard only His Excellency Ganga Prasad ji, so I can't really say what others are saying, but we have to understand that every disease is a scientific way of handling it, and that विज्ञान के ऊपर हमारा ध्यान रहना चाहिए. I will say few things, 2-3 things, very short and very pointed. One is that this is a new disease which is going to stay in our lives. So our lives have changed. In 1.5 सालों में बहुत change हो चुका है. ये change को हमको स्वीकार करना है, and इसको ये रोग को ध्यान में रखते हुए that ये इसका हम अभी तो जितना information हमारे साथ है, हमको पता है कि ये कैसा देखने में होता है, क्या symptoms है, क्या treatment करना है, कैसे भर्ती करना है, कैसे mild disease को कैसे treat किया जाए safe home satellite center में, कैसे moderate disease को hospital में लाना है, कैसे ICU जाना है, कैसे ECMO use होता है, ये सारे हम I think 1.5 साल में हम लोग बहुत जान चुके हैं और उनके ऊपर ध्यान रखें. So disease को understanding करना और accept करना in our lives is one first part of my stay. The second is that how to be protected from it is what we have discovered the vaccine in the month of January in our country. जनवरी पे ही हमारे पास पूरा वैक्सीन आ गया था. 16 तारीख को जनवरी महीने पे हम लोग फर्स्ट स्टार्टिंग किया था वैक्सीनेशन का. अब मेरे को लगता है कि तब हमने we have missed the bus, because we could have actually really taken up the vaccination drive for the entire countrymen. Everybody should have been vaccinated, not only the doctors and frontline workers, but everyone. And that is how we could have avoided the second wave which came in April. They gave us enough time. जब January middle पे जब हमारे पास आ गया था, first dose, second dose in February middle, and then March middle पे हमारा antibody ready होता था to fight for the second wave. But we couldn't do that. We just vaccinated a few of the frontline workers and healthcare workers, and we just could do some amount of 60 plus, our senior citizens, and some amount of 45 plus. We couldn't vaccinate everyone. We couldn't take that huge drive. So we have got the second wave, which really hit us hard, 4 times more. When we had 1 lakh diseases in first wave, this was 4 lakh diseases. And when it went on into children, it went more into oxygen, deprivation was much more deaths were there. So the more number of 4 times more, 4 guna zyada ho gaya. So hamara second wave ho gaya. Now is that time, at least now, everybody needs to be vaccinated. So be in a vaccinated environment. Just don't be wherever you are, in your workplace, at your homes, at your society, at your, wherever you are there, you have to, at your families, you have to be in a vaccinated environment. So that हमारा 4 पाई में हम जो देखते हैं सारे लोग हमारा 4-5 में जो है वो सारे vaccinated है. So that is the only way you can prevent the third wave. Make sure that India as a country gets vaccinated as soon as possible, every one of us. That's create vaccinated environments. That would be my second thought. And of course, the third thought is that in spite of all this, nothing is 100%. Nothing is 100%. Nothing will give you 100% protection. वो नहीं है कि हम वैक्सीन ले लेंगे 2 डोज हम फ्री हो जाएंगे, हमको कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं है. सो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक में बोले थे, जो डिजीज आ गया है, हमारा लाइफ चेंज हो चुका है, दैट आई विल टेक दैट टू द थर्ड and the last thought is that you have to maintain the COVID protocol. You have to do those behaviors जो व्यवहार हमने सुना है, सीखा है अभी ये 1.5 साल में, वो कंटिन्यू रखना चाहिए, जारी रहना चाहिए. सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना,
hand washing, simple hand washing about 10 times a day. I do every hour. So every hour soap se haath dhona, virus will go away. You, whatever the dresses that you are wearing, if you don't want to wash, you just put it into a separate bag, keep it in the other part of the house. When you are going home, have a bath from ऊपर से नीचे तक साबुन से नहा लीजिए. साबुन use करना है. So simple things. The soap kills the virus. So use a lot of soap, not just pani and soap. Soap use करना बहुत जरूरी है. And keep yourself clean. 2 बार 3 बार नहाना. And whenever you have to understand that disease is from one person to the other. It is not through air, not through fomites, not through your mobile phone, not through your newspaper. And उसमें जितना virus रहता है वो बहुत कम है infect करने के लिए. It is from one person to the other. So we have to be very careful that COVID behavior has to be absolutely on us all the time. So these are the 3 things I will share. One is that this disease is with us and will remain with us. 2 is that get vaccinated, be in a vaccinated environment. And 3rd is that COVID protocol manna chahiye continuously till the time we get out of the, maybe next 6 months or 1 year. So that much I would my little thoughts would be to share with all of you. Thank you very much. I'm very sorry that I have to leave and I have to go and join the board meeting from where I came out. So I was in a board meeting. रोहित जी का शुभकामनाएं और उनका इच्छा था कि हम आपके साथ आए. And thank you very much for this opportunity. But I will have to leave for the time being. So some other time I'm sure we will meet again. And we'll have question answers or more discussions and more time spending. It's good to have all of you here. Thank you very much. Thank you. बहुत धन्यवाद. रोहित जी आप म्यूट पे है. डॉक्टर रूपाली जी, भालो जोगा जो घोलो. थैंक यू वेरी मच. मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वरिष्ठ पत्रकार, दैनिक जागरण वाराणसी के संपादक बड़े भाई श्री भारतीय बसंत कुमार जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने बात को रखें. इसके बाद डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, डायरेक्टर रिम्स रांची, अपने विचारों को रखेंगे. महामहिम राज्यपाल के विचारों को हम लोगों ने विस्तार से सुना. डॉक्टर रूपाली जी ने भी विस्तार से बताया. मैं आग्रह करूंगा वरिष्ठ पत्रकार, दैनिक जागरण वाराणसी के स्थानीय संपादक बड़े भाई श्री भारतीय बसंत कुमार जी से वो इस राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित करें. आदरणीय भारतीय बसंत कुमार. धन्यवाद रोहित जी. जैसा कि आप लोगों ने बताया कि आज इस पुण्य आत्मा की स्मृति में एक बड़ा वेबिनार और एक बड़ा संकल्प, अभी रूपाली जी को मैं सुन रहा था, वो बार बार इसी बात पर जोर दे रही थी कि तमाम प्रयास के बावजूद आदमी का निज प्रयास ही देश और दुनिया को इस विपत्ति से रोक सकता है. तो आज ललन राय जी के स्मृति में ये आयोजन है. अभिषेक ब्रह्मचारी जी बहुत लंबे समय से हम लोगों के साथ जुड़े रहे हैं और समाज की सेवा में आपके भी प्रेरक बने रहे हैं. तो मैं शुभकामनाएं, शुभेच्छा अर्पित करता हूं इस बड़े आयोजन के लिए. और चूंकि इसमें शरीर विज्ञान और मेडिकल साइंस के बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं उनको सुनूं. केवल एक आश्वस्ति ये है कि अखबार की भी एक भूमिका होती है. देश की मनोदशा को संवारे रखने के लिए, उसको ऊर्जान्वित करने में जो अखबार की भूमिका रहती है, उसको हम लोग बहुत बखूबी, सारे अखबार, सारा मीडिया समूह, कुछ एक अपवाद को छोड़कर, जैसे आप जानते हैं वैक्सीनेशन को लेकर के कितने प्रमाद और कितने इस प्रकार के गलत तथ्य इंटरनेट मीडिया पर आए, जिसकी वजह से बहुत सारी भ्रांतियां फैली. तो अखबार एक जागरूक अखबार के किसी एक यूनिट इकाई के नेतृत्वकर्ता के तौर पर हम सब अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि कैसे जो सत्यम शिवम सुंदरम का संकल्प है हमारा जगत का, वो बना रहे. उस मामले में कोविड को लेकर के भी हम लोगों ने हमेशा पॉजिटिव पत्रकारिता की. आप तो हमारा अखबार पढ़ते भी हैं, देखते होंगे कि कोरोना से लड़ने वाले योद्धाओं की कहानियां, कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर के डॉक्टरों, कम से कम हमने 1,500-2 हजार डॉक्टरों के कमेंट्स छापे हैं, सारे सरकारी गैर सरकारी सारे डॉक्टरों को.
पैनल्स गठित किया महिला चिकित्सकों का कि धात्री महिलाएं, गर्भवती महिलाएं क्या प्रिकॉशन रखें, किसको टीकाकरण करना है नहीं करना है, बुजुर्ग कैसे करें, आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी सबको लेकर के क्या इम्यूनिटी डेवलपमेंट को लेकर के घर की चीज़ों से लोग कैसे प्रयास कर सकते हैं। तो इसका फलाफल मिला है, 25 करोड़ लोगों तक टीका पहुंच चुका है और भारत के लिए एक बहुत उपलब्धि है और भारत को ईश्वरीय ताकत बहुत है। 60 दिन के अंदर देखिए हम लोग पुरानी पटरी पर लौट रहे हैं, ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है और आप सब जैसे सुधीजन, बुद्धिजन लगातार जो समाज में इस तरह का आयोजन करके संदेश देते हैं, उसकी भी बड़ी ताकत है। मैं फिर से इस आयोजन के लिए आदरणीय अभिषेक ब्रह्मचारी जी को, आपको और इस पैनल में उपस्थित सभी लोगों को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और अपनी शुभेच्छा अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भारती बसंत कुमार जी, आपने अपने व्यस्तम समय में हम लोगों के लिए समय निकाला। देश के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान एम्स दिल्ली में लंबे समय तक न्यूरोलॉजी विभाग के प्रख्यात चिकित्सक के रूप में सेवारत रहे रिम्स रांची के डायरेक्टर, जिनसे मुलाकात करने के लिए एक समय मुझे 400-500 लोगों का सहयोग लेना पड़ा था और मुझे लगता था कि बड़े कड़क और बड़े मुश्किल व्यक्ति होंगे, लेकिन जब मैं उनके पास पहुंचा तो मुझे लगा कि मुझे इतने लोगों के सहयोग की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अगर स्वयं मैं अपना नाम लेके उनके पास गया होता तो बड़े सहजता के साथ मुझसे मिल लिए होते और मेरी समस्या का समाधान उन्होंने कर दिया होता। ऐसे भारत के अत्यंत प्रतिष्ठित चिकित्सक, न्यूरोलॉजिस्ट, बल्कि मैं कहूं कि चिकित्सक कम वैज्ञानिक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद जी, डायरेक्टर रिम्स रांची को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो इस वेबिनार को संबोधित करें। डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद। आदरणीय रोहित कुमार सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत हम कह सकते हैं कि उदारता के साथ हमारा परिचय दिया है। मैं पता नहीं कितना उसके योग्य हूँ, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसमें वेबिनार में उपस्थित बहुत सारे एमिनेंट स्पीकर्स हैं। स्वामी ब्रह्मचारी जी खुद हैं और बहुत आदरणीय पत्रकार भी हैं। आपने बहुत अच्छा आयोजन किया है और मैं सर्वप्रथम श्री स्वर्गीय श्री लल्लन राय जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी स्मृति में आपने इतना अच्छा आयोजन किया है, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और यह समय बहुत कठिन है और यह विषय बहुत सामयिक है। इसमें आपने बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन उसको याद रखने के लिए एक अच्छा तरीका है कि कोई भी महामारी तभी हो सकती है जब हम सोचें कि 3 चीजें उसमें बहुत जरूरी होती है। एक हम बोलते हैं एजेंट तो यहाँ पर वायरस है। वायरस के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है और ये ऐसा वायरस है जो कि रूप बदलता रहता है और म्यूटेशन जिसको बोलते हैं, चेंज होता रहता है और वह भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है कि हम कैसे अपने आप को बचाए रहे। इसलिए एक तरफ तो वो एजेंट वायरस है, दूसरा फैक्टर होता है होस्ट फैक्टर। होस्ट है, हम लोग सब होस्ट हैं, जितने आदमी हैं सभी होस्ट हैं। अगर होस्ट डिफेंस बहुत अच्छा है, अगर हम उनको एजेंट को आने से रोक सकते हैं या एजेंट आए तो हम उसको मार सकते हैं अपने शरीर की ताकत से, शरीर के डिफेंस से, शरीर की आर्मी से, तो वायरस कुछ नहीं कर सकता। और तीसरा फैक्टर होता है एनवायरनमेंट। इस समय एनवायरनमेंट कई तरीके से प्रभावी है, क्योंकि एनवायरनमेंट में ही एजेंट जो है वो उपस्थित है, एनवायरनमेंट से ही आता है। एक दूसरा एनवायरनमेंट जो हमें देखना पड़ता है वो है
कोविड केयर एनवायरनमेंट, अगर किसी को कोविड हो जाता है तो हेल्थ केयर के लिए क्या सुविधाएं हमारे समाज में उपस्थित हैं। ये एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट, ये 3 मेन फैक्टर्स हैं जो कि आदमी को या तो ग्रसित करते हैं या नहीं तो आदमी को वायरस से मुक्त भी रख सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम सोचें तो सबसे पहले तो हम खुद को, होस्ट जो हैं उनको आप मजबूत करें। होस्ट मजबूत होने का मतलब है कि आप अपनी इम्यूनिटी, अपना रेजिस्टेंस, अपना डिफेंस पावर को इंक्रीज करें। और वो डिफेंस पावर को इंक्रीज करने के लिए सबसे बड़ी ताकत जो हमारी है वो वैक्सीन है। वैक्सीन के बारे में लोग बोल चुके हैं। यह प्रश्न बार बार उठता है कि वैक्सीन, ये वैक्सीन लूं या दूसरा वैक्सीन लूं। यह जानने की जरूरत है कि विश्व को इतना समय नहीं मिला कि वो एक वैक्सीन और दूसरे वैक्सीन की ताकत को कंपेयर कर सके और वैज्ञानिक आधार पे कह सके कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है। अभी तो सारे वैक्सीन जो है वो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए हैं, सब इमरजेंसी में अप्रूव किए गए हैं। और इमरजेंसी में इतना समय नहीं होता कि हम कंपैरेटिव स्टडी करके बताएं कि कौन सा वैक्सीन हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है। सभी वैक्सीन उपयोगी हैं और WHO ने जो मापदंड दिया है उससे सभी अच्छे हैं। इसलिए जो भी वैक्सीन मिलता है हमें लेना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। होस्ट को ऐसे भी तैयार होना चाहिए कि अगर हमें खुदा न खास्ते दुर्भाग्य से अगर हमें वायरस ग्रसित कर लेता है तो हमारे में इतनी ताकत हो कि हम उसको मार सके। उसके लिए जैसा सभी वक्ताओं ने बोला है, आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, अपने प्राणायाम करके, योग करके अपनी शक्ति को बढ़ाएं, अपनी ब्रीदिंग पावर को बढ़ाएं। आप तैयार रहें कि अगर सामना करना पड़े तो आप वायरस का सामना कर सकते। और एनवायरनमेंट का जहां तक सवाल है, वो आप सुने ही होंगे कि यह वायरस एयर से फैल सकता है। और हम लोग समझते थे पहले कि हम जब खांसते हैं, छींकते हैं तो जो कण निकलते हैं जिसको ड्रॉपलेट कहते हैं उसी से फैलता है। नहीं, यह वायरस एयरबॉर्न भी फैलता है। इसका भी हम बहुत हद तक प्रमाण है। इसका मतलब है कि वेंटिलेशन होना चाहिए अच्छा। एनवायरनमेंट जिसमें आप बैठे हैं, जिसमें रहते हैं, उसमें वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, हवा बदलते रहनी चाहिए। बहुत लोग बाहर में जहां तक संभव हो बाहर में बैठे, बाहर में अगर मीटिंग करें, बाहर में बातचीत करें खुले वातावरण में, तो ज्यादा आप कह सकते हैं कि रोकथाम कर सकता है वायरस को आपके पास आने में। तो ये सभी एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट सभी को लेकर के और ध्यान रख करके चलना है। मैं इतना सिर्फ बताना चाहूंगा कि जहां तक कोविड केयर एनवायरनमेंट है, हम पूरी तरह तैयार नहीं थे, लेकिन हम समझते हैं कि पूरे समाज के सहयोग से और इसमें प्रशासन का भी सहयोग रहा। हम अपने संस्थान में बता सकते हैं जहां हमारे पास 100 बेड थे, 4-4 दिन के अंदर 200 बेड बढ़ाना हम लोगों ने शुरू कर दिया और 100 बेड से 1020 बेड तक पहुंच गए कुछ ही हफ्तों में। और यह तभी संभव हो सका जब समाज का हर एक तबका, जो ऑक्सीजन की कंपनी है, जो मेडिसिन की कंपनी है, ऑक्सीजन लाने वाले जो लोग हैं, जो ट्रक ऑक्सीजन ढो करके लाता था, वो सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। जो बेड्स बना करके देते थे, हम लोगों ने 2-2, 3-3 कंपनियों को बोला जितने बेड्स बना सकते हो बना करके दो। एक दिन में 25-30 बेड बना करके सभी कंपनियां ला करके देती थी। सभी लोगों का आप जब ये सहयोग रहा और इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि बहुत हद तक हम लोगों ने कोशिश की, यद्यपि हम बहुत लाइव्स लॉस्ट किए। आप समझ सकते हैं 3,80,000 के लोग, 80,000 तक के लोग अभी हम लूज कर चुके हैं अपने इंडिया में। और आप जानते हैं कि पूरे विश्व में तो कई लाख लोग जा चुके हैं। हम समझते हैं कि उन सभी के प्रति हम लोगों को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए यह भावना से काम करना चाहिए कि इस तरह की त्रासदी में हम सब मिलजुल करके काम करें, हम अपने को मजबूत करें, जितनी सावधानियां बताई गई हैं वो सबका पालन करें। हम रिपीट नहीं करेंगे उसको,
लेकिन साथ साथ यह समझें कि जिनको जो ठीक हो चुके हैं उनको हम कम से कम इतना जरूर सहयोग दें कि चाहे वो काम पर जाते हों या घर पर रहते हों, उनको अभी और भी सहयोग और सहायता की जरूरत है, क्योंकि उनको फ्रेश और ताकतवर खाना चाहिए। साथ साथ यह भी चाहिए कि उनको व्यायाम, योगा, ये सब का अभ्यास करते रहें। और यह देखा गया है कि ब्रेन में इस वायरस का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जिनका माइल्ड भी डिजीज था उसमें भी 25% लोग बाद में कई तरह की बीमारियां जो कि ब्रेन से संबंधित है उससे सफर कर रहे हैं। और उसमें नींद नहीं आना, डिप्रेशन हो जाना, एंजाइटी हो जाना, कंसंट्रेशन नहीं हो पाना और मेमोरी में प्रॉब्लम हो जाना, ये सारी चीजें कई मरीजों से सुनने को मिल रहा है। इसके लिए हम लोग WHO के साथ मिलकर रिसर्च भी कर रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास सैन एंटोनियो के साथ मिलकर कर रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी जो समाज को जानना है कि जो लोग अपनी बीमारी से जीत कर बाहर आ चुके हैं, हम उनको अभी भी सहयोग करें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनको एक दया दृष्टि का पात्र समझें। हम इस तरह सहयोग करें जैसे हम अपने मित्र, अपने घर के सदस्य को करते हैं, जहां कहीं भी वो रहते हैं, काम करते हैं, उनको हम ये सारी सुविधा दे सके जिसकी उनको जरूरत है। अभी भी कई मरीज हैं जो घर पे हैं लेकिन उनको ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन आप जानते हैं कि लोगों ने इसका जो है काफी हद तक उपाय निकाल लिया है। अभी थर्ड वेव आएगी कि नहीं, इसके बारे में बहुत भ्रांतियां हैं। हमें तैयारी करनी चाहिए, लेकिन शायद यह सोचना गलत है कि वेव आएगी तो बच्चों को ही अफेक्ट करेगी। यह ऐसा नहीं है। फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में आप अगर देखेंगे तो बच्चे अफेक्टेड हुए थे। 1 से 10 साल की उम्र के बच्चे 3% फर्स्ट वेव में भी अफेक्टेड हुए थे, 3% सेकेंड वेव में भी हुए थे। और 11-20 से 20 के लोगों को लेंगे तो 8% फर्स्ट वेव में भी अफेक्टेड हुए थे और 8.5% सेकेंड वेव में अफेक्टेड हुए थे। इसलिए यह सोचना कि फर्स्ट वेव से सेकेंड वेव अलग था और अलग एज ग्रुप में था और थर्ड वेव और भी अलग एज ग्रुप में होगा, इसका शायद कोई आधार नहीं है। लेकिन हम तैयारी करके रखें। अगर हम 18 से ऊपर के सभी लोग इम्यून हो जाएंगे, सभी वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, तो जरूर जो अनवैक्सीनेटेड हैं, वो खासकर चिल्ड्रन, उन लोगों पे हमें ज्यादा केसेस देखने को मिलेंगे। लेकिन शायद ऐसी स्थिति आएगी ऐसा हमें नहीं लगता है। थर्ड वेव आएगी, जरूर आएगी, शायद छोटी ताकत से आएगी, जितना सेकेंड वेव की लहर थी वैसी नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए हमें तैयारी करके रखनी है और तैयार रहना है। हम सभी को ऐसी कोशिश करनी है कि वेव आ ही ना, और अगर आती है तो वो इतनी ताकतवर ना हो जैसे सेकेंड वेव थी, जिसमें हम लोगों ने लाखों लोगों को, हजारों लोगों को लूज किया है। और इसके लिए वही सब चीजें जो बताई जा चुकी हैं कि हमें मास्क यूज करना है, डिस्टेंसिंग रखना है, वैक्सीनेट कराना है, अपना हैंड हाइजीन करते रहना है, और साथ साथ अपने सरकारी और गैर सरकारी सब जगह अस्पतालों में ऐसी तैयारी रखनी है कि अगर थर्ड वेव आती है तो हम उसका सामना अच्छी तरह से कर सकें। साथ साथ हम यह रिक्वेस्ट करेंगे कि जिनको अभी तकलीफ है वो आगे जितने भी अगेन सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा जो रिसर्च होता है उस पर योगदान दें। यह तभी संभव है जब जिनको तकलीफ है और जिनको नहीं भी है, तो जहां भी योगदान की आवश्यकता होती है वहां योगदान दें। इस बीमारी के बारे में हम जितना जानकारी हासिल करेंगे, हम उतना ही इस थर्ड वेव में भी उसको रोक सकेंगे, और उसके बाद भी आने वाली जो हमारे दूरगामी परिणाम है उस बीमारी के, उस पे हम मजबूती से नियंत्रण पा कर पाएंगे। इसलिए मेरा यह भी रिक्वेस्ट होगा कि जब कभी कोई रिसर्च की बात आती है तो सभी लोग, समाज के लोग जो सफर किए हैं वो, और जो नहीं भी सफर किए हैं, ये सिम्टोमेटिक रहे हैं, वो सभी सहयोग दें ताकि हम इसके बारे में ज्यादा जानकारी ज्ञान प्राप्त कर सकें, क्योंकि ये नई बीमारी है, इसके बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। इन्हीं शब्दों के साथ
हम अपने वाणी को विराम देते हैं और रोहित जी को फिर से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया और इसके लिए ये सतत प्रयत्नशील रहे हैं और हमारे लिए बहुत उदार शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी सफलता के लिए भी बहुत बहुत हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों के लिए निकाला। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास 3 प्रमुख वक्ता शेष हैं। कुंवर शेखर विजेंद्र जी जो चांसलर हैं शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ और गंगोह के, डॉक्टर विनोद तिवारी डायरेक्टर संजीवनी हॉस्पिटल बिलासपुर और डॉक्टर प्रोफेसर रोशन लाल शर्मा जी वाइस चांसलर हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला। मैं आग्रह करूंगा केएस विजेंद्र जी से जो चांसलर हैं शोभित यूनिवर्सिटी के, वो अपने विचार व्यक्त करें। थैंक यू वेरी मच रोहित। एंड सबसे पहले श्री लल्लन राय जी को मेरी श्रद्धांजलि, जिनकी मेमोरी में आज की ये वर्कशॉप का आयोजन किया गया। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी और रोहित सिंह, आप लोगों से मेरी मुलाकात शायद सिर्फ एक बार ही हुई, रोहित से दोबारा भी मैं मिला हूँ और मैंने एक चीज ये पाई कि समाज के लिए जो विषय बहुत आवश्यक हैं, उन सारे विषयों पर जहाँ चिंता और कंसर्न है, उन विषयों के। डॉक्टर साहब क्षमा चाहता हूँ, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है? अब आ रहा है। अच्छा जी, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। जी जी। तो कोई भी सामाजिक विषय रहा है उस पे रोहित सिंह हमेशा बहुत जो है कुछ ना कुछ उसके लिए करने के लिए उत्सुक रहे हैं और इसके लिए मेरा बहुत बहुत साधुवाद। As the topic of the day is corona and what measures can be taken and how we can fight with this disease, मैं अभी His Excellency गंगा प्रसाद जी को सुन रहा था और उसके बाद मैंने 2 सीनियर मेडिकल प्रोफेशनल्स को सुना। बीच में एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ थे। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें सबको समझने की हैं और बहुत अब पिछले 15-20 महीने में हम सभी ने उन बातों को देखा और समझा भी है। पहली बात तो ये है कि ये जो कोविड-19 है, जैसे और वक्ताओं ने भी कहा, ये हमारे बीच में से कहीं जाने वाला नहीं है। और क्यों नहीं जाने वाला कि ऐतिहासिक तौर पे हिस्टोरिकली जब हम देखते हैं तो कोई भी, चाहे वो इन्फेक्शन हो या कोई भी एलर्जी हो या कोई भी इस तरह के वायरस हो, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ ही चलने वाले हैं। तो हमें इनके साथ जीने की एक आदत डालनी है और जीने की आदत डालने में जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, उन प्रोटोकॉल्स का हमें बहुत ज्यादा पालन करना है। यदि मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो एक 3T पॉलिसी यहाँ पर आई थी, जहां था ट्रैक, ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट, जिसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट हुआ। लेकिन वो एक सरकारी स्तर पर थी। मैं एक शिक्षण संस्थान के नाते कुछ बातें कहना चाहता हूँ। विश्वविद्यालय इसमें क्या कर सकते हैं? सभी लोग इसमें कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो यदि मैं शोभित विश्वविद्यालय की बात करता हूँ तो 2-3 चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट देखी गई जब ये कोविड-19 आया। एक विषय जिस पे हम बहुत कम बात कर रहे हैं वो है मेंटल हेल्थ। युवाओं को, क्योंकि एक फियर था, कोविड के साथ साथ एक डर आया और फियर की वजह से एक मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत सारे इश्यूज बने हैं। तो हम ही सभी लोगों को एक मेंटल वेलनेस के लिए भी कार्य करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में पिछले 15 महीने से एक कोविड साइकोलॉजिकल हेल्पलाइन चल रही है, जो 24 घंटे प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट देख रहे हैं। भारत सरकार ने भी मनोदर्पण के नाम से इसी तरह की एक हेल्पलाइन बनाई है और मैं चाहूंगा कि जो भी संस्थान इस तरह की हेल्पलाइन बना सकते हैं, क्योंकि हर स्कूल में भी काउंसलर है, हर विश्वविद्यालय में भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है, ऐसी एक हेल्पलाइन वो जरूर बनाए।
दूसरा, इसके जो ट्रीटमेंट या इसकी प्रिकॉशंस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस। जहां पिछले 15 महीने में सरकारों ने, सामाजिक संस्थाओं ने, व्यक्तियों ने बहुत ज्यादा इसे अवेयरनेस लाने के लिए कार्य किया है, लेकिन आज भी जब हम सड़क पर जाते हैं तो ये नजर आ रहा है कि वो अवेयरनेस होते हुए भी हम जानबूझकर कहीं ना कहीं अनजान बने हुए हैं। आज भी हमें ऐसा लग रहा है कि यदि हम लॉकडाउन हुआ है और लॉकडाउन में बैठे हैं तो शायद हम मोदी जी पर या अपने राज्य के मुख्यमंत्री पर बड़ा एहसान कर रहे हैं कि हम घर में बैठे हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ये लॉकडाउन यदि हो रहा है उसके पीछे यही है कि हम सबका व्यवहार कहीं ना कहीं ऐसा नहीं रहा है जो कोविड के हिसाब से होना चाहिए था। तो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज स्टडी अबाउट इट। जिन भी संस्थाओं में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, बायोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर इस पे स्टडी होने की बहुत आवश्यकता है और मुझे उम्मीद है सभी विश्वविद्यालयों में इस पे काम हो भी रहा होगा। रिसर्च और रिसर्च के बाद इनोवेशन, ये सारे एक ऐसे विषय हैं जिन पे आज बहुत सारा कार्य होने की आवश्यकता है और जिस कार्य को करने के लिए इस तरह की जो वेबिनार्स हैं जो आज हो रही है, ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट स्तंभ है। जहां आप अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, जहां आप डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को बुलाकर उनसे कह रहे हैं कि वो अपने विचार रखें। अच्छी बात यह है कि यहाँ जहाँ स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वहीं पॉलिसी मेकर्स भी हैं, जहाँ यहाँ मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वहीं एकेडमिशियन भी हैं। यहाँ पर समाज का हर वो व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं इस अवेयरनेस को क्रिएट करने में और इस महामारी से लड़ने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। एक बात अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने कहा हमें जिन लोगों को कोरोना हुआ है उनके साथ अपने व्यवहार को अच्छा रखना है। अभी हुआ ये है, पहले हम लोग डरे हुए थे, फियर वॉज देयर। दूसरी लहर में फियर के साथ साथ ग्रीफ आया, दुख आया, और दुख के बाद अब साहस आया है उसे लड़ने का। उससे हमें लड़ना है, लेकिन साथ साथ हमें ध्यान रखना है कंपैशन एंड ग्रेटिट्यूड। These are the very important two things which has to be there to fight this pandemic. We have to have compassion for all those who are working for it, even the patients. क्योंकि कोई भी बीमारी कोई श्राप नहीं है, वो किसी को भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें कि अच्छा इसे कोरोना हो गया था, इससे बात ना करें, इससे दूर हट जाए। हमें उनके साथ बहुत ज्यादा कंपैशन के साथ काम करना है, उन्हें अपनापन देना है और ग्रेटिट्यूड उन सब के लिए, उन सब स्टेक होल्डर्स के लिए, जिसमें रोहित सिंह भी हैं, जिसमें स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी भी हैं, जिसमें वो हर व्यक्ति है जिसने इस कोरोना महामारी से लड़ने में कोई भी रोल प्ले किया है, उन्हें हमें धन्यवाद कहना है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि समाज में जब कंपैशन और ग्रेटिट्यूड दो चीज आती हैं तो किसी भी चीज से लड़ने का साहस आता है, किसी भी चीज से लड़ने की शक्ति आती है, और उसी शक्ति की आवश्यकता है। साथ साथ मेंटल हेल्थ में दोबारा से कह रहा हूँ, मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हमें इस बात को शायद महसूस करने में थोड़ा समय लगे, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारा युवा है, जब वो घर में बंद होता है, क्योंकि हमने उस तरह की उसकी सोच नहीं बनाई है, उसे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रेस है। क्योंकि ये जो लोनलीनेस है, ये बच्चों के अंदर डर भी पैदा कर रही है और मेंटल स्ट्रेस भी कर रही है, उससे भी लड़ने की आवश्यकता है। और मुझे उम्मीद है कि इस कोरोना ने एक जो महत्वपूर्ण और विषय है वो भी हमें सिखाई दिया है, वो विषय है प्रकृति से प्यार करना। वी हैव टू वर्क विद द एनवायरनमेंट। जब ऑक्सीजन की कमी होती है इस देश में या इस विश्व में, तो कहीं ना कहीं हमारा सबका उसमें रोल आ जाता है कि हमने प्रकृति पे ध्यान नहीं दिया है। तो मेरा एक अनुरोध ये भी है कि हम एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, उसके लिए भी सोचें। साथ साथ इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है, 21 तारीख को 7वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हम बनाएंगे। महामहिम ने गंगा प्रसाद जी ने प्राणायाम की बात की, योग की बात की, आयुर्वेद की बात की। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दोबारा से प्रकृति की ओर वापस लौटने की बातें हैं। तो हमें कहीं ना कहीं वापस वहां भी लौटना है जहां शुरुआत हुई थी। जब हम साइंस की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, तो विज्ञान का मूल ज्ञान है।
उस ज्ञान की भी बात करनी है। और मुझे अच्छा ये लग रहा है कि यहाँ पर सभी तरह के लोगों को आपने आमंत्रित किया। रोहित, आपने हमें आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और इस तरह के प्रयास आप निरंतर करते रहें, इनसे समाज में एक जागृति आती है, एक विचार उत्पन्न होता है और कुछ अच्छा करने की सभी में प्रेरणा आती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें सभी लोग और देश के लिए, राष्ट्र के लिए इसी तरह सेवा करते रहें। और राष्ट्र में कोई भी महामारी हो, कोई भी लड़ाई हो, हमारे देश की जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम सब साथ मिलकर लड़ते हैं। और जब हम साथ मिलकर सभी स्टेक होल्डर उस पर लड़ रहे हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिससे हम नहीं जीत सकते। तो ज्ञान, विज्ञान और प्रकृति के साथ मिलकर यदि हम चलेंगे तो जरूर इस महामारी से भी हम उसी तरह से पार पाएंगे जिसे बहुत सी पास्ट में हमने पाई है। आपका धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद के.एस. विजेंद्र जी, चांसलर शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ और गंगोर। आपने अपने विचार व्यक्त किए और खासकर देश के युवा वर्ग को एक रास्ता बताया कैसे मिलजुल कर कोविड से लड़ा जा सकता है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगा संजीवनी हॉस्पिटल बिलासपुर के डायरेक्टर डॉक्टर विनोद तिवारी जी से कि वो अपने विचार व्यक्त करें। इसके बाद हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला के वाइस चांसलर डॉक्टर रोशन लाल शर्मा जी अपने विचार व्यक्त करेंगे। मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर विनोद तिवारी जी से। धन्यवाद रोहित जी। इस वेबिनार में जुड़े हुए जितने भी श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ गण हैं उन सभी का स्वागत है। यह वेबिनार बहुत ही अच्छा, उत्साहवर्धक और ज्ञानवर्धक रहा। परेशानी ये है कि हम जो कोरोना बीमारी से लड़ रहे हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जो रहस्यमयी है और बहुरूपिया है। रहस्यमयी इसलिए कि हम जानते नहीं कि क्या है, हम लोगों को पता ही नहीं है कि उसका क्या है। हमेशा म्यूटेशन होता है, 1 से 2, 2 से 10, 10 से चेंज होते जा रहा है। और बहुरूपिया भी है कि कहीं इंग्लैंड में कुछ और है, अमेरिका में कुछ और है, भारत देश में कुछ और है। तो ऐसे में ऐसी बीमारी से लड़ना बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। और ऐसे में चैलेंज हमारे ऊपर भी आता है, चिकित्सक के ऊपर। पहले जैसे रोहित जी है, कोई भी बीमार हुआ तो क्या होता था, घर में बैठे हैं, सिरहाने में बैठे हैं, कोई सिर दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है। इससे क्या लगता था कि हाँ, हम अपने मरीज के पास हैं, उसका वो है, तीमारदारी कर रहे हैं। अभी जो कोरोना बीमारी है, इसमें क्या होता है, किसी को जाना नहीं है। एक जैसे वो रहता है ना, ये टॉर्चर चेम्बर जैसा है। जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर आया, सबकी एंट्री बंद हो जाती है। अब जो रिश्तेदार हैं, उनके घर वाले हैं, सभी को बेचैनी रहती है कि हमारा मरीज सीरियस था, अंदर क्या हो रहा है नहीं मालूम। अगर इस बीच में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, अगर मरीज की जान चली जाती है तो परेशानी और बढ़ जाता है। तो इन सब चीजों से निपटने के लिए आपका जैसा वेबिनार है ये बहुत जरूरी है। लोगों में ये है कि जागरूकता है, लोग समझें कि ये जो बीमारी है, रहस्यमय बीमारी, इससे लड़ रहे हैं। इसमें हर कोई परेशान है, मरीज, उसके रिश्तेदार, सोशल मीडिया वाले, अपने वो है, पत्रकार बंधु हैं, चिकित्सक है, सभी परेशान है। लेकिन इस परेशानी को देखते हुए केवल डॉक्टर पे रोब ये है कि रोज डालना अच्छा नहीं है। मैं एक आर्थोपेडिक सर्जन हूँ और आर्थोपेडिक सर्जन का काम है हड्डी बिठाना, ऑपरेशन करना। हम लोग इतनी परेशानी में काम करते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अभी कोरोना समय में जितनी भी टाइप की अगर हम लोग जांच करना चाहें कि कोरोना है कि नहीं है, ये पता करना है, तो ये बहुत मुश्किल है। एंटीजन करते हैं तो हो सकता है पॉजिटिव है, निगेटिव है। अगर वो निगेटिव हुआ तो आरटीपीसीआर के लिए जाते हैं। मरीज को या रिश्तेदार बोलता है जब एंटीजन निगेटिव तो आरटीपीसीआर आप क्यों करा रहे हैं। आरटीपीसीआर भी निगेटिव आ जाता है। उस स्थिति में क्या है कि उसका HRCT टेस्ट कराना है या फिर ब्लड मार्कर वगैरह देखना रहता है, वो महंगा जांच है। मरीज अगर देखता है कि उसमें रिपोर्ट में लगभग नॉर्मल अगर ये है, पैरामीटर है, तो वो बोलता है डॉक्टर जबरदस्ती इसको कोरोना बना रहा है, जबकि मरीज को कोरोना नहीं है। हम बोलते हैं अगर इसको रिस्क है भाई 18 दिन इंतजार करो फिर ऑपरेशन होगा, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं आप ऐसा है, बहाना कर रहे हैं। और ऑर्थोपेडिक जो ऑपरेशन है सबसे चैलेंजिंग है, जो खासकर जो पेट का ऑपरेशन है और हड्डी वाला, तो जब इसमें बहुत सारे मशीनें काम करती हैं, उस स्थिति में मरीज, उसके रिश्तेदार और एनेस्थेटिस्ट को इन्फेक्शन होने की संभावना कई गुना ज्यादा रहती है।
क्योंकि जब ड्रिल मशीन चलता है तो छोटे छोटे उसके क्या है धूल, मतलब धूल के बराबर कण निकलते हैं जो नाक से अंदर जाता है और वो ये डॉक्टर है या फिर जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसको इन्फेक्ट कर देता है। अगर किसी तरह से ऑपरेशन हो भी गया तो उसके बाद यह है पोस्ट ऑप रिकवरी में भी परेशानी रहती है कि मरीज की स्थिति अचानक खराब हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ है। ऑपरेशन के बाद कुछ परेशानियां जैसे कि वो एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है वो हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, फैट एम्बोलिज्म है, ये नोटेड कॉम्प्लिकेशन है। अगर उसके साथ ये SARS-2 है जो कोरोना से है, कोरोना वायरस से रिलेटेड अगर बीमारी हो तो इस स्थिति में दोनों में भेद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में जो हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन है उनको बहुत चैलेंज रहता है उसको रूल आउट करना, और अगर बाई चांस मरीज की मृत्यु हो गई तो समझ लो कि उनके रिश्तेदार तो हमें तो टांग देंगे, कोई परेशानी नहीं है। कैसे बचेंगे इसकी हम लोग की ज्यादा चिंता रहती है। तो ये जितनी भी परेशानियां हैं लोगों को वेबिनार के द्वारा बताया जाए कि ये परेशानी आ सकती है। लोग यूट्यूब में जाएं, गूगल सर्च करें कि ये हम जो सार्स बीमारी से लड़ रहे हैं ये क्या होता है, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो इससे हम इन जो ये परेशानियों से बच सकते हैं। और मैं यही चाहता हूं कि सब एक दूसरे से मिल के रहें। जैसे कोई भी है जो अपने ये है सोशल मीडिया में है, जो ये पत्रकार बंधु है, कभी भी नहीं चाहेंगे कि भी उनका वेब पोर्टल में कोई गलत न्यूज आए, कोई भी नहीं चाहेंगे कि कोई फेक न्यूज रहे। हर आदमी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। वैसे ये है डॉक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है, पैरामेडिकल स्टाफ भी रिस्पॉन्सिबल है, हर कोई मिल के काम करता है, बस विश्वास जगाने की जरूरत है। और अभी जैसे कि थर्ड वेव आने वाला है, थर्ड वेव से बचने के लिए जो गलती हम लोग दूसरे बार की है वो ना करें। तो अभी भी देखने में आता है लोग वैक्सीन नहीं लगाते, उनको 2500 बहाने हैं वैक्सीन नहीं लगवाने के। अगर आप वैक्सीन नहीं लगाते हैं तो आप अपना भी, अपने परिवार का और समाज का, तीनों का नुकसान कर रहे हैं। आप अगर वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, आप इधर उधर घूम रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, तो दूसरे को ये है इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको भी बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। और नहीं है तो ऐसे लोगों पे वो कुछ ना कुछ है कि एपिडेमिक एक्ट लगना चाहिए, जो कि हमारे देश में होता नहीं। लॉ एंड ऑर्डर ऐसा कमजोर है कि लोग है कि किसी को बात समझते नहीं है। अगर किसी का जान आप रिस्क में डाल रहे हैं तो 304 का केस बनता है। इतना बड़ा एपिडेमिक हो गया, लाखों लोग मर गए, एक भी केस ऐसा नहीं हुआ किसी पे एपिडेमिक एक्ट लगाओ। हर कोई अपने मर्जी का मालिक है, वैक्सीन लगाना है नहीं लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है नहीं करना है, मास्क लगाना है नहीं लगाना है। तो ये आप अपने साथ तो गलत कर रहे हैं, समाज के साथ भी कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना चाहिए, ये मेरा आग्रह रहता है। और हमेशा जितने भी वेब पोर्टल के माध्यम से मैं यही अपना मैसेज देता हूं कि हर आदमी मिलजुल के काम करे, एक दूसरे पे विश्वास करें, तो नेचुरली हम ऐसे किसी भी बीमारी से लड़ने में सक्षम हैं। और मैं बधाई देता हूं कि अपने जितने भी अपने चिकित्सक बंधु हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, चेस्ट फिजिशियन है, जिन्होंने इस महामारी में बहुत अच्छे से काम किया, लाखों लोगों की जान बचाई। हमारे देश में इस चीज की कीमत नहीं है कि हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर ने कितना सेक्रीफाइस किया है। इस सेकेंड वेव में लगभग 1000 डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवा दी। तो जान से कीमती चीज और अच्छा चीज किसी के लिए नहीं है। जान हर का किसी का कीमती रहता है, हर कोई चाहता है कि वो जिंदा रहे, उसको रिस्क में ले करके दूसरे की जान बचाने के इलाज कर रहे हैं, तो इससे महान काम नहीं हो सकता। लेकिन धन्य है हमारे भारत देश के लोग, इसके बाद भी डॉक्टर को मारते हैं, हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ करते हैं। अगर डॉक्टर भी मारना पीटना शुरू कर दे या बाउंसर रखना शुरू कर दे, वो भी गोली चलाने लगे, तो कितनी अराजकता फैलेगी। इस चीज को समझते नहीं। हर डॉक्टर सक्षम होता है, वो एक आदमी से लड़ सकता है, लेकिन कोई भी ऐरा गहरा ये है कि कोई भी आदमी आके डॉक्टर को थप्पड़ मार देता है। आप सोचिए अगर मेरे पास अगर आए, मैं अगर उसको अगर ये मारूंगा, कोई अच्छा बात थोड़ी है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि हम लोग एक दूसरे की स्थिति को, परिस्थिति को समझने की कोशिश करें, बीमारी से लड़ने में सहयोग करें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। रोहित जी जैसे लोगों के साथ जुड़ें, उनकी जो चेतना है उनके माध्यम से लोगों में चेतना जगाएं कि बोलो भाई हम जिससे लड़ रहे हैं वो क्या है। तो इस लड़ाई में हम लोग सब जीतेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सभी लोग थर्ड वेव के लिए अभी से तैयारी करें और वैक्सीनेशन लगाएं, वैक्सीनेट करें, यही मेरा आग्रह है। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस। धन्यवाद डॉक्टर विनोद तिवारी जी, आपने अपने बहुत महत्वपूर्ण विचार इस वेबिनार के माध्यम से व्यक्त किए।
स्वर्गीय ललन राय जी की स्मृति में आयोजित कोरोना एंड कोविड काउंटर मेजर्स वेबिनार को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित करने के लिए हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के कुलपति आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल शर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार को व्यक्त करें। डॉक्टर रोशन लाल शर्मा जी भारत के प्रकांड विद्वान हैं। अंग्रेजी के विद्वान के रूप में उनको मानक हस्ताक्षर माना जाता है। ऐसे परम विद्वान हिमाचल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और एक जिंदा दिल इंसान डॉक्टर प्रोफेसर रोशन लाल शर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगा वो अपने विचार व्यक्त करें। वेलकम डॉक्टर रोशन लाल शर्मा जी। धन्यवाद और आप सबको मेरा नमस्कार। आशा है मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी ये अवसर प्रदान करने का। आदरणीय स्वर्गीय श्री ललन राय जी की स्मृति में आज का जो वेबिनार आपने आयोजित किया है उसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। हम सब जानते हैं हम एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि आपका आज का जो पैनल है वो इतना प्रबुद्ध पैनल है कि कोरोना की जो टेक्निकलिटीज है उसके बारे में हमें बात करने की कोई आवश्यकता नहीं। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के कुलपति होने के नाते ये तो जाहिर ही है मैं शिक्षा जगत से हूं और अपने विचार जो है वहीं तक महदूद रखूंगा, उसी के बारे में ज्यादा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे सभी जितने भी चिकित्सक हमारे जो मित्र हैं और मैं स्वामी ब्रह्मचारी जी को देख पा रहा हूं, डॉक्टर विनोद तिवारी जी को देख पा रहा हूं, बाकी करीब और 7 या 8 प्रतिभागी हमारे साथ और जुड़े हुए हैं। एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस पेंडेमिक ने जो पूरे स्फीयर्स हैं ह्यूमन एक्टिविटी के उन सबको बहुत बुरी तरह से डिसरप्ट किया है और हम किसी सामान्य स्थिति से नहीं निपट रहे। ये बड़ी एक असामान्य स्थिति है। अब देखिएगा इस न्यू नॉर्मल से निपटने के लिए हमें एक स्तर पर स्वीकार्यता चाहिए, दूसरे स्तर पर हमें वो क्षमता चाहिए कि हम इसके अनुसार ढल सकें। शिक्षा के क्षेत्र में खासकर मैं विश्वविद्यालय स्तर की बात करूंगा, हमारे विद्यार्थियों ने, अभी चांसलर महोदय ने भी ये बात कही है, हमारे जो विद्यार्थी हैं वो बहुत अलग अलग तरह से प्रभावित हुए हैं इस महामारी से। उन्होंने मेंटल वेलबींग की बात की है, उन्होंने मेंटल वेलनेस की बात की है, बहुत ही अहम पहलू। मैं कुछ बहुत संक्षेप में 4-5 बातें कहूंगा और फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारा जो विद्यार्थी है उस विद्यार्थी को प्रोत्साहित करने के लिए, उसके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करने के लिए हमें बहुत अलग अलग तरह से एक साथ आना होगा। रोहित जी का ये जो प्रयास है, ये सदप्रयास इसे कहूंगा, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से विद्वान या एक्सपर्ट्स यहाँ पर साथ आते हैं और अपने विचार शेयर करते हैं। युवा चेतना इस प्लेटफॉर्म का नाम है और सच में ये जो अवेयरनेस ऐसे दौर में बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका अदा करती है। विश्वविद्यालय के स्तर पर विद्यार्थी बहुत अलग अलग तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम जानते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग जो है, ऑनलाइन लर्निंग एक नया नॉर्मल बन के सामने।
उसके अंदर की जो चुनौतियां वो हम सब समझते हैं। स्टूडेंट्स एक ऐसा प्रिविलेज्ड लॉट है हमारे विद्यार्थियों के बीच में, जिनको बहुत आसानी से जो है वो नॉलेज का एक्सेस है, जहां पर शायद हो सकता है वो किसी शहर में रहें, या हो सकता है किसी ऐसे स्पेस में हैं जहां उनको हर तरह की सुविधाएं हैं। परंतु एक तबका ऐसा भी है जो कि पिछड़ा है, बहुत दूर है, दूरगामी क्षेत्रों से संबंध रखता है। वहां पर ना तो किसी स्तर पर सुविधाएं हैं, ना ही वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वो एक्सेस है, ना ही वहां पर सिग्नल होता है। परंतु बच्चों में सीखने की ललक बिल्कुल उतनी है। मैं आपके साथ एक छोटी सी बात साझा करना चाहूंगा कि मैं कम से कम एक कक्षा अवश्य पढ़ाता हूं। हमें सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है अपने इस हिमाचल प्रदेश में, इसके कुछ दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, कोई आइडेंटिफाइड रिमोट एरियाज हैं, कोई ट्राइबल एरियाज, वहां से जो विद्यार्थी जो कि यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, हमारे साथ जो यहाँ पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ाने में बहुत अलग अलग तरह की दिक्कतों का सामना। आपको ताज्जुब होगा कि टेलीफोन, हम सेल फोन्स के माध्यम से कॉन्फ्रेंस कॉल्स में उनको लेकर के लर्निंग एंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में स्थिति और ज्यादा विकट हो जाती है, उनके ऊपर भी एक अलग तरह का दबाव है, और उससे डील करना एक स्तर पर वो हमेशा सकारात्मक सोच के साथ रहें, दूसरे स्तर पर वो हमेशा मोटिवेटेड रहें, तीसरे स्तर पर इस विश्वास के साथ कि नहीं, आने वाला समय जो है वो बिल्कुल अवसरों से एक भरा हुआ समय होगा, और हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर करियर चॉइसेस में हमें अवसर मिलेंगे। उस तरह के उस विश्वास को कायम रखना सबसे बड़ी एक चुनौती है। हमारे जितने भी टीचर्स हैं बहुत जी जान से मेहनत कर रहे हैं। कोरोना और कोविड का सामना इस स्तर पर करना कि आप 24/7 24 घंटे लगातार इस चीज की चिंता करते हैं कि अल्टीमेटली इफ आई हैव टू एंश्योर लर्निंग, how do I ensure it's not just possible through one single, possibly say Zoom meeting session or Google meeting session? Certainly not. In order to possibly get across or convey the knowledge or information that is to be, conveyed to the student who's located, in far-flung areas, in identified remote areas, वहां पर उन तक पहुंचने के लिए तरह तरह की चुनौतियां हैं, और एक ही दिन में न जाने कितनी बाधाएं और कितने अवरोध होते हैं जिन्हें पार करना होता है। इस तरह का जो मंच है और इस तरह के जो विचारों का आदान प्रदान है जैसा आज हुआ है, ये इसकी खूबसूरती ये है, इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि हमें हमारे समाज के अलग अलग तरह के जो क्षेत्र हैं, वहां से एक्सपर्ट्स, वहां के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो सामने आ रहे हैं और एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। और जब वो विचार समग्र रूप में, एक जिसे हम कहते हैं नॉलेज का रूप, एक पुख्ता जानकारी का रूप जैसे वो लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो समाज में एक अलग स्तर पर चेतना जगाते हैं। इससे बेहतर, इससे शुभ कार्य, इससे ज्यादा शुभ कार्य नहीं हो सकता है। और रोहित जी, आप साधुवाद के पात्र हैं। देखिए, एक बहुत छोटी सी बात है कि आप लगातार, मैं देख रहा हूं आपके कई वेबिनार्स, एक सीरीज, मतलब एक बिल्कुल आज का जो एक करंट कंसर्न है, एक प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी चुनौती है, उसको आप अलग अलग तरह से विभिन्न संदर्भों को जो उससे जुड़े हुए हैं उनको टच करते हुए, और अलग अलग तरह के हमारी जो पूरी एक इतना विविध जो भारत है उसके अलग अलग तबकों को आप एड्रेस कर रहे हैं और एक्सपर्ट से उनको एड्रेस करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर
यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को हम ये मानते हैं, ये अस्यूम करते हैं कि उन्हें पता है, साथ ही हम उनमें ये चेतना जगाने का भी प्रयत्न करते हैं कि वो जहां भी हैं, जिस किसी विसिनिटी के अंदर है, जिस कम्युनिटी में है, कहीं वो गांव में है, तो वो वहां पर उस अवेयरनेस को क्रिएट करेगी। यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी किसी भी स्तर पर मात्र अपने तक महदूद नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि कोविड से संबद्ध जागरूकता और चेतना जगाने में उसकी एक बहुत ही अहम भूमिका हम एनविजन करते हैं, और हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स जो भी हैं, जहां भी है, जिस स्तर पर हैं, उनको हमेशा प्रेरित करते हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं कि इस तरह की वो चेतना समाज के अंदर जगाएं। और जब तक वो खुद अपना आचरण जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के अकॉर्डिंगली नहीं करते हैं, तब तक वो दूसरों को किसी भी प्रकार से उनके अंदर वो अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इस तरह की कुछ छोटे छोटे प्रयास हैं जो हम अपने यहाँ पर अपने परिवेश में रहकर इन प्रयासों को बार बार उनकी बाकायदा मतलब उन्हें पुनः दोहराते रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोविड हमारे आसपास है, कोविड हर जगह है, कोविड हमारी वास्तविकता है, और इस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए हमें अपने बिहेवियर को, हमें अपने एक्शंस को, हमें अपनी कॉन्वर्सेशंस को, इंटरैक्शंस को इस तरह से अडेप्ट करना है, इस तरह से ढालना है कि हम सहज ही आज की सबसे बड़ी चुनौती को पार करते हुए आगे बढ़ें और अपने एक सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित कर सकें। रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी जो प्रबुद्ध मित्रगण जिन्होंने अपने अपने विचार यहाँ साझा किए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वेबिनार के माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद वाइस चांसलर डॉक्टर रोशन लाल शर्मा जी। स्वर्गीय ललन राय जी जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े रहे, सेवानिवृत्ति के लगभग 6-7 वर्षों के उपरांत उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समय मैं स्वयं उनके छोटे सुपुत्र और हम सबों के अभिभावक, बड़े भाई, सनातन धर्म के प्रचारक प्रसारक, आवाज गूंज रहा है। कोई एक फोन है लगता है जो सनातन धर्म के प्रचारक प्रसारक स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी के साथ था। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के कैंसर डिपार्टमेंट में उनकी मृत्यु हुई। वहां से उनके शव को लेकर हम लोग काशी आए। काशी के हरिश्चंद्र घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। फिर बलिया उनके पैतृक गांव में उनका श्राद्ध कर्म हुआ। जब वो बीमार थे और बलिया के उपरांत एक बड़े प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर राजीव रंजन पटना के, उनसे टेलीफोनिक वार्ता हुई और उनकी समस्या से उनको अवगत कराया गया। उसके उपरांत टेलीफोन पे ही डायग्नोसिस करने के बाद उन्होंने जो संशय व्यक्त किया, उसके लिए वो पटना गए। पटना में उज्जैन हॉस्पिटल में एडमिट हुए, डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा जी के अस्पताल में। वहां प्राइमरी टेस्ट हुआ। टेस्ट में जो बीमारी डिटेक्ट हुई कैंसर, फिर वो पटना से हवाई जहाज से लखनऊ गए, KGMU में एडमिट हुए। डॉक्टर MLB भट्ट साहब उस समय कैंसर के HOD थे और वाइस चांसलर भी थे वहां पर। उन्होंने बहुत सहयोग किया। 15-20 दिन वहां उपचार चला उनका। जीवन और मौत से बीच वो जूझते रहे। उस बीच मुझे भी उनके नजदीक आने का बड़ा अवसर मिला। बड़े सरल, सज्जन और सहृदयी स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके छोटे सुपुत्र महाराज कृपात्री जी के विचारों के संवाहक, निरंतरता के साथ सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के अलावा सामाजिक गतिविधियों में रुचि रखने वाले
एक निर्मल व्यक्तित्व के धनी महापुरुष, अपने बड़े भाई, मेरे जीवन में भी जिनका एक अच्छा योगदान है, आदरणीय स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने पिता के स्मृति में आयोजित कोरोना एंड कोविड काउंटर मेजर्स विषयक वेबिनार को बतौर उद्घाटनकर्ता संबोधित करें। श्रद्धेय स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी। धन्यवाद रोहित जी। इस कार्यक्रम जिनके संरक्षण में हो रहा है, ऐसे महान संत, सनातन धर्म के प्रचारक प्रसारक और स्वामी करपात्री जी महाराज के अनन्य शिष्य, जो प्राणप्रयाण समय के साक्षी थे, श्री विद्या के परम उपासक श्री सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को का अभिवादन करने के तत्पश्चात हम इस वेबिनार में कुछ कहने की अनुमति लेते हैं। जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान विश्वनाथ और मयूरणा से प्रार्थना करते हैं कि वह उनको काशीवास और सदैव अपने चरणों में स्थान देने का प्रयास करें। तत्पश्चात आज का जो परिवेश, कोविड नामक एक महामारी बीमारी आ गई है, इसका समन तो हम लोग लगता है कि अनेकों एक्सपर्ट के माध्यम से सुने कि यह करना चाहिए, वह करना चाहिए। जिस विषय को हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, उसमें करने का प्रयास भी करते हैं। और रोहित जी ने बड़े बड़े वेबिनार किए जिसमें देश के तमाम प्रकार के लोगों ने अपना विचार प्रस्तुत करने का प्रयास किया। कहीं वाइस चांसलर रहे तो कहीं अपने क्षेत्र के बड़े बड़े चिकित्सक रहे, तो कहीं फिल्मी जगत के लोग रहे, तो कहीं सामाजिक जगत के लोग ही कार्यक्रम के संरक्षण के रूप में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज और के करपात्री धाम के पीठाधीश्वर श्री सर्वेश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी जी भी इसमें मौजूद हो गए हैं। तो ये इनकी एक वाक पटुता, वाक कुशलता है कि हर लोगों को एक मंच पर इकट्ठा करके सामाजिक व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। यह बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई राजनेता होता है तो वह राजनेता अपना एक विचारों प्लेटफॉर्म लेके राजनीति की बात जिंदाबाद और मुर्दाबाद तक सीमित रहता है, परंतु रोहित जी जिंदाबाद मुर्दाबाद के अलावा सामाजिक व्यवस्थाओं पर भी विचार करते हैं। जैसे समाज का जो ज्वलंत विषय होता है उसको लेकर सामाजिक चर्चा करते हैं, उस पर प्रयास करते हैं। जो जनता की रसोई के माध्यम से लोगों का काम भी कर रहे हैं, यह भी एक इनका एक सराहनीय पहलू है। परंतु आज हमको लगता है कि बहुत हम बोलने में अक्षम है, तो हम निवेदन करना चाहते हैं रोहित जी को कि अब श्री सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का आशीर्वचन लेके और आगे की कार्रवाई को पुनः सुचारू ढंग से चलाने का प्रयास करें। हर हर महादेव। धन्यवाद पूज्य स्वामी जी। जीवन में हम लोगों की अवस्था ही क्या है, लेकिन फिर भी जो भी अवस्था है उसमें जिन लोगों से हम लोग जीवन में प्रभावित हुए, उनमें से एक सरलता, निर्मलता, पवित्रता, सत्यता के प्रतीक महाराज करपात्री जी के अनन्य शिष्य श्री करपात्री धाम बनारस के पीठाधीश्वर, हम लोगों के अभिभावक स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी के भी आस्था के केंद्र, काशी में जिनकी अपनी प्रतिष्ठा और महिमा है, ऐसे महान, सरल और समरस संत स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी को
मैं आमंत्रित करता हूं कि स्वर्गीय ललन राय जी के स्मृति में आयोजित कोरोना एंड कोविड काउंटर मेजर्स वेबिनार को संबोधित करें पूज्य स्वामी जी। स्वामी जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, कृपया अनम्यूट करें स्वामी जी को। कुछ नेटवर्क के प्रॉब्लम के चलते स्वामी जी लेफ्ट हो गए हैं। मुझे लगता है थोड़ी देर में फिर कनेक्टेड हो जाएंगे। स्वामी सर्वेश्वरानंद जी अंतिम वक्ता हैं आज के इस वेबिनार में। आज इस वेबिनार में देश के तमाम महत्वपूर्ण लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। स्वामी सर्वेश्वरानंद जी, स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी, सिक्किम के महामहिम राज्यपाल आदरणीय गंगा प्रसाद जी, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता आदित्य पंचोली जी, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रोशन लाल शर्मा जी। पूज्य स्वामी जी विचार रखें। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। महामारी तो अनेक प्रकार से कई महामारियां आई है, लेकिन ये महामारी इतनी तेजी से इसमें फैली, लोगों को समझने का अवसर नहीं दिया। मोस्ट मॉडर्न साइंस भी इसके सामने बेचारा छोटा पड़ गया। असल जो भी हो, इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि डॉक्टर लोग, विशेषज्ञ लोग, सरकार जो निर्देश दे, जिस प्रकार से रास्ता बतावे उसी प्रकार से सब लोगों को उसका अनुकरण करना चाहिए। प्रमाद नहीं करना चाहिए। इसमें हम देखते हैं कई बार ज्यादा लोग विशेष ध्यान नहीं देते हैं, लापरवाही बहुत बढ़ सकती, इसका परिणाम सामने है। इसके साथ साथ एक कई कारण ऐसे हैं जिस वजह से लोग ज्यादा भटकते हैं। हम लोग क्या सारा विश्व एक प्रकार से भोग प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो गया है। हम लोगों की जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो गई। खान पान, रहन सहन, सारी जीवन शैली विलासमय हो गई। इसमें लोगों को ज्यादा अवसर मिल जाता है। कमजोर शरीर पर ज्यादा रोग प्रभाव करता है। इसलिए हम लोग स्वस्थ रहें, आसन प्राणायाम व्यायाम भी करें। और सबसे बड़ी बात, हमारा तो स्नान धर्म ऐसा है, उसके अनुसार चलने से 50% लोग अपने आप समाप्त हो जाते। हमारे यहाँ आचार विचार जैसा है, शास्त्रों के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार चलने से हमारे यहाँ अभी भी प्राचीन घरों में जो परंपरा के घर हैं, वहाँ रसोई घर में सिवाय रसोई बनाने वाले के कोई दूसरा आदमी प्रवेश नहीं कर सकता है। इतना आचार विचार है। बच्चे भी घर के प्रवेश नहीं कर सकते। बाहर से आते हैं, जूते बाहर खोलो। जो अच्छे लोग हैं वो तो कपड़े भी कपड़े बाहर से अंदर आके दूसरे कपड़े में हाथ पैर धोएंगे, जूते बाहर खोलेंगे।
जिनमें कई बार हम लोग को हाथ नहीं होना पड़ता, क्योंकि आवश्यकता नहीं मिलती। हम लोगों को तो आचार विचार इतना है जिनमें 50 बार हाथ नहीं धो लेते। इसमें इतना हमारे यहाँ माना गया है, जल्दी किसी को छूटते नहीं। इस प्रकार से हम लोग ने सनातन धर्म के साथ थोड़ा अच्छा उसका वैसे प्राण हो और लोग अपने पास नहीं आए। दोनों मिलकर इसी बहाने से करके लोगों को सावधान करना से कार्यक्रम ये लोग करते रहते हैं, लेकिन हमारा खूब आशीर्वाद है और भगवान का सब प्रकार से अभिषेक करे, ये हमारी कामना है। बहुत धन्यवाद आदरणीय स्वामी जी। आज स्वर्गीय ललन राय जी के स्मृति में आयोजित कोरोना एंड कोविड काउंटर मेजर्स विषयक वेबिनार में उपस्थित स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी, आदरणीय स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी, सिक्किम के महामहिम राज्यपाल आदरणीय गंगा प्रसाद जी, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता आदित्य पंचोली जी, हिमाचल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर रोशन लाल शर्मा जी, शोभित यूनिवर्सिटी के चांसलर के.एस. विजेंद्र जी, रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद जी, एम्स भुवनेश्वर की डायरेक्टर डॉक्टर गीतांजलि जी, डायरेक्टर IMS BHU डॉक्टर BR मित्तल जी, डॉक्टर रूपाली बसु, डायरेक्टर MD CEO वुडलैंड हॉस्पिटल कोलकाता, डॉक्टर विनोद तिवारी संजीवनी हॉस्पिटल बिलासपुर, मनोज गोयल रायपुर, डॉक्टर संध्या सुमन असिस्टेंट प्रोफेसर NMCH पटना। आप तमाम अतिथियों को, वक्ताओं को इस वेबिनार में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक बधाई। थैंक यू वेरी मच। युवा चेतना YouTube चैनल पर सुन रहे तमाम लाखों लोगों को, हमारे फेसबुक पेज पर लगभग उपस्थित 2.25 लाख लोगों को और तमाम जूम लिंक के माध्यम से इस वेबिनार के साक्षी बने तमाम श्रोताओं द्रष्टाओं को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय ललन राय जी के चरणों में वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आज के वेबिनार को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो आपा ब्रह्मचारी। धन्यवाद। प्रणाम।